नमो नमः नमः संस्कृताय। साथियों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। जैसे कि आपको पता होगा कि आप सभी की परीक्षाएं बहुत नज़दीक आ चुकी है। परीक्षा की घंटी अब बजने जा रही है और 2 फरवरी से आप सभी की परीक्षा शुरू होगी। 5 से 6 दिन के बाद ना आप सभी की परीक्षाएं स्टार्ट होने जा रही है। इसी को लेकर मैं संस्कृत के सभी बच्चों के लिए, जो बच्चे इस बार नए जुड़े हैं ना, मतलब अभी अभी बहुत सारे बच्चे नए आए हैं हमारे चैनल पर, तो उन सभी बच्चों के लिए एक क्वेश्चन पेपर लाए हैं। ऐसे तो ये वीडियो सभी बच्चों के लिए है जो बच्चे हमारे साथ जनवरी से जुड़े हुए थे, फरवरी से जुड़े हुए थे। उन सभी बच्चों के लिए हम बता दें कि यह क्वेश्चन पेपर आप सभी के लिए है। इस क्वेश्चन पेपर में मैंने 2026 एग्ज़ाम को लेकर के 2026 एग्ज़ाम को देखते हुए तैयार किया है। इस क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं। जैसे कि इसमें हम आपको बता दें, नंबर 1 में तो इसमें PYQ अर्थात कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी डाले हुए हैं, और दूसरा में प्रीवियस ईयर में जो भी मॉडल पेपर जारी हुआ है ना, तो वो हम इसमें डाले हैं। मॉडल पेपर का भी क्वेश्चन इसमें डाला हुआ है। और तीसरा, जैसे कि आपको पता होगा कि जो भी बच्चे टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर हमें फॉलो करते हैं और जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको मैंने बताया था कि 2021 का एक क्वेश्चन पेपर भी है मेरे पास, तो वो वाला अभी तक हम सॉल्व नहीं करवाए हैं ना, तो उसी से कुछ ऑब्जेक्टिव इसमें डाला हुआ है। तो आप बेफिक्र होकर के इस क्लास को कीजिए। इस क्लास में ना 2021 के कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, PYQ हैं, इसके बाद मॉडल से लिए हुए कुछ प्रश्न हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव तो हम बताएंगे ही, उसके साथ साथ इसमें हम सब्जेक्टिव भी बताने वाले हैं। तो बेफिक्र होकर के, निश्चिंत होकर के, बेझिझक होकर के, बिना डरे हुए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आप सभी के लिए मैं बता रहा हूँ ना कि क्रैश कोर्स का जो भी मैंने आप सभी को कंटेंट दिया है, उसमें क्रैश कोर्स के प्लेलिस्ट में टोटल 7 वीडियो अपलोड है। वो वीडियो देख लीजिएगा जो बच्चे नहीं देखे हैं, क्योंकि जितना भी प्रश्न है ना, उसके बाहर से नहीं आने वाला है। उसके बाहर से एक भी प्रश्न नहीं आएगा, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। ठीक है, इतना मैं बता रहा हूँ। 7 के 7 वीडियो पर अगर आप देख लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन आंसर आपसे नहीं छूटेगा, बल्कि मतलब आप लोग अगर याद कीजिएगा ना, तो मैं लिख कर देता हूँ कि एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं आगे, और आप सभी को बता दें कि एक संपूर्ण संस्कृत का वन शॉट ला रहे हैं, जिसमें हम टोटल संस्कृत के ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, जो भी मतलब VVI होगा, और जो भी एक 16 चैप्टर जो है ना, वो जो भी महत्वपूर्ण होगा सब मैं बता दूंगा। मतलब वन शॉट करके पूरा बुक ही ख़त्म कर दूंगा एक लाइव क्लास में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत देर हो चुका है, सभी बच्चों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अब ये जो क्वेश्चन पेपर है सभी बच्चों के लिए, चाहे आपका एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है या एक्स्ट्रा सब्जेक्ट नहीं भी है ना, तो यह प्रश्न सभी बच्चों के लिए है। 2026 एग्जाम को देखते हुए तैयार किया गया है। चलिए देखते हैं। इसमें साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, वोकेशनल सभी बच्चों के लिए है। सबसे पहले हम कुछ नियम बता देते हैं, जैसे कि यह प्रश्न पत्र 100 नंबर का है। एग्जाम में भी 100 नंबर का प्रश्न पत्र पूछा जाएगा। 3 घंटा, और इसमें टाइमिंग मिलेगा 15 मिनट, अलग से भी टाइमिंग मिलता है, ठीक ना, 3 घंटा 15 मिनट। इसमें कुछ नियम दिए हुए हैं परीक्षार्थियों के लिए, जिसमें बताया जा रहा है। यहाँ पर देखिएगा 6 नंबर में कि 100 ऑब्जेक्टिव मिलेगा। बेफिक्र रहिए, यहाँ भी आपको मतलब 2026 के एग्जाम में भी आपको 100 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, और इस 100 ऑब्जेक्टिव में से ना किसी भी 50 का उत्तर देना है OMR पर। ठीक है, OMR पर देना है। इसके बाद आपका विषयनिष्ठ प्रश्न होगा ना, सब्जेक्टिव प्रश्न, वो 5 होगा। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे नए होंगे ना, हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे मैं उतना बोलता नहीं हूँ कि सब्सक्राइब कीजिएगा ही। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। 100 ऑब्जेक्टिव है, किसी 50 प्रश्नों को आपको बनाना है। लेकिन जो हमारे से पढ़े होंगे ना, जो हमारे साथ जुड़े हैं, उनको पता होगा कि हम 100 में से 90 प्लस बना सकते हैं, लेकिन आपको 50 ही बनाना है। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे, और पहले प्रश्न से हम शुरू करेंगे। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, सुनिएगा, ध्यान से बताते चलिएगा। और जो बच्चे पूरा अच्छे से मतलब अभ्यास कर चुके हैं, अच्छे से मतलब याद कर चुके हैं ना, वो कोशिश कीजिएगा कि हम कितना इसमें लगा पाते हैं, कितना इसमें सही आंसर दे पाते हैं। तो पहला प्रश्न है, भाष्य कौन थे? गद्यकार थे, कथाकार थे, नाटककार थे, या उपन्यासकार थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाष्य एक नाटककार थे। ठीक है ना। पहला जो हमारा चैप्टर है उसमें देखिएगा, उसमें मैंने बताया है कि भाष्य एक नाटककार
कार थे और उनके एक नाटक का नाम है स्वप्न वासव दत्तम और उन्होंने टोटल 13 नाटक लिखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न देखिएगा, पंचतंत्र के रचयिता कौन है? पंचतंत्र के रचयिता कौन है? विष्णु शर्मा हैं, नारायण पंडित हैं, भर्तृहरि हैं या चाणक्य हैं? तो पंचतंत्र के जो लेखक हो जाएंगे ना, वो हो जाएंगे आप सभी के विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा के बारे में मैंने आप सभी को बताया था कि विष्णु शर्मा जी ने पंचतंत्र लिखा है और उसी पंचतंत्र पुस्तक से लिया गया है श्रेष्ठकरी स्व स्थिति जो चैप्टर है ना, चूहा वाला और चूहिया वाला, वो चैप्टर लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। तीसरा प्रश्न है, मालविका अग्निमित्रम किसकी रचना है? मालविका अग्निमित्रम एकदम VVI है साथियों, एकदम VVI है, इसे आप VVI कर लीजिएगा। और जितने भी लेखक के बारे में मैंने बताया है, लेखक के जितने भी पुस्तक के बारे में मैंने बताया है ना, वो क्लास एक बार देख लीजिएगा। 15 से 16 मिनट का क्लास होगा, क्योंकि उससे सीधे 15 या मतलब 16 ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। चलिए, पहला ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आ ही चुका है। मालविका अग्निमित्रम किसकी रचना है? भारवी के है, माघ के है या भास के है या कालिदास के है? तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि मालविका अग्निमित्रम कालिदास की रचना है। ठीक है, जिसमें रानी मालविका रहती है और राजा अग्निमित्र रहते हैं, उनके बारे में प्रेम कहानी वर्णन है। चलिए, चौथा प्रश्न देखिएगा, मिथिला का अपार नाम क्या था? मिथि था, मिथिला था, विदेह राज था और विदेह था। तो मिथिला का अपार नाम विदेह था। ठीक है, आगे बढ़िएगा। अब देखिए, मैंने एक संपूर्ण ऑब्जेक्टिव का भी क्लास ले चुका है, तो वो जरूर देखिएगा। इसलिए देखिएगा क्योंकि उसमें एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छोड़ा गया है। मैं तो कहूँगा ना कि जो आपके 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे ना ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, उसमें 40 के 40 उसी से रहेंगे। मतलब बुक का पूरे के पूरे मतलब मैंने बता चुका है, तो वो एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, पांचों प्रश्न देखेंगे। श्रेष्ठकरी स्वस्थिति पाठ में चूहिया का रूपांतरण किस में होता है? तो चूहिया एक कुमारी कन्या में बनती है, मतलब ऋषि उसे अपने मंत्रों के द्वारा बनाते हैं। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसमें प्रश्न संख्या 6 है, बिहार के सारण प्रदेश में यानी सारण जिले में कौन से दार्शनिक रहते थे? मंडन मिश्र रहते थे, याज्ञवल्क्य रहते थे या गौतम रहते थे या वातस्यायन रहते थे? तो मंडन मिश्र का चर्चा कहाँ पे है? तो इनका चर्चा है मिथिला में, और याज्ञवल्क्य भी मिथिला में वर्णन है इनका, वातस्यायन का भी मिथिला में वर्णन है। लेकिन गौतम जो है ना साथियों, ये गौतम जो है ना वो कहाँ के हैं? तो गौतम हो जाएंगे सारण प्रदेश के। वातस्यायन का चर्चा पटना में मिलता है भी, मतलब पाटलिपुत्रा में भी मिलता है, तो ये नहीं होगा यहाँ पर, गौतम सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 7वां प्रश्न, आपदगतम च न जहाती, आपदा काल से कौन आपको बचाता है? मतलब खराब टाइम से कौन आपको बचाता है? यह श्लोक किस पाठ से लिया गया है? तो यह श्लोक से आप समझ रहे हैं कि जो आपदा काल में बचाएगा, जो आपदा काल में नहीं जाने देगा, वो आपका सच्चा मित्र होगा, सन्मित्रम होगा, मतलब कि एक संत व्यक्ति होगा जो आपको मित्र होगा। ठीक है, तो वो किस में बताया गया है? वर्षा वर्णन में बताया नहीं गया, क्योंकि इसमें वर्षा के बारे में बताया गया है। भगवान राम ने वर्षा के बारे में वर्णन किया है। व्यायाम में तो व्यायाम के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में बताया गया। दिलीप वर्णन में राजा दिलीप का वर्णन है। तो इसका राइट आंसर परोपकार हो जाएगा। परोपकार में ही ऐसे हमें नीति सिखाई जाती है। 8वां प्रश्न देखिएगा, भृगु ब्रह्म विद्या का ज्ञान किससे प्राप्त करते हैं? ब्रह्मा से, पिता से, देव से या गुरु से? तो साथियों, भृगु जो रहते हैं ना अपने पिता से प्राप्त करते हैं। पिता का नाम क्या रहता है? तो वरुण रहता है। ठीक है ना, पिता वरुण से प्राप्त करते हैं क्या चीज? तो ब्रह्म विद्या का। चलिए, ब्रह्म विद्या का ज्ञान। अब ब्रह्म विद्या कितने हैं वो आप कमेंट में बताइए। ब्रह्म विद्या कितने हैं आप जल्दी से कमेंट में बताएंगे। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 9, भूत पदार्थ कितने हैं? भूत पदार्थ कितने हैं? 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं या यहाँ पर 3 हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूत पदार्थ टोटल 5 हैं। आगे देखिएगा। चलिए आगे देखिएगा। देखिए दोस्तों, एक बात बता देते हैं, ब्रह्म विद्या कितना है? तो यहाँ पर 6 है टोटल, वो आप याद कर लीजिएगा। भूत पदार्थ कितने हैं? तो 5 है टोटल, वो आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद एक होता है पुरुषार्थ कितने हैं? तो पुरुषार्थ 4 होते हैं, मैंने कई बार बताया आपको। तो पुरुषार्थ कितने कौन कौन होते हैं वो भी याद कर लीजिएगा। देखिए, ये सब याद करते हैं ना तो आपको सब्जेक्टिव प्रश्न बनाने में मतलब हेल्प मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपको ब्रह्म विद्या से कोई प्रश्न पूछा गया तो उसमें उसका वर्णन कीजिएगा, या फिर कोई भी परोपकार से प्रश्न रहेगा तो परोपकार से प्रश्न रहेगा तो पुरुषार्थ के बारे में वर्णन कीजिएगा।
तो ये सब आपको मदद मिलेगा। चलिए 10वां प्रश्न देखिएगा, न्याय सूत्र के रचनाकार कौन थे? न्याय सूत्र जो एक पुस्तक है, एक दर्शन शास्त्र है, उसकी रचना किसने किया था? गौतम ने किया था, पतंजलि ने किया था, याज्ञवल्क्य ने किया था, या फिर वात्स्यायन ने किया था? तो 10 का राइट आंसर आप सभी को पता होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 10 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, न्याय सूत्र का मतलब रचना किसने किया? तो याज्ञवल्क्य ने किया। याज्ञवल्क्य ने नहीं किया था। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, वरना मैं इसका आंसर नहीं लगा रहा हूँ। ठीक है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। न्याय सूत्र के गौतम हो जाएंगे, राइट आंसर ए होगा। ठीक है, चलिए न्याय सूत्र के कौन हो जाएंगे? तो न्याय सूत्र के हो जाएंगे गौतम। आगे देखिएगा, प्रश्न संख्या 11, रजः प्रशांत संयुधोत, अर्थात कि ये जो श्लोक है ना, वो किस पाठ से लिया गया है? श्लोक का अंश किस पाठ से लिया गया है? तो परोपकार से लिया गया है। आगे देखिएगा, प्रश्न संख्या 12, न्यायालय दृश्यम जो है ना, वो पाठ मृच्छ कटिकम के किस अंक से लिया गया है? न्यायालय दृश्यम मृच्छ कटिकम के किस अंक से लिया गया है? तो बेझिझक लगा लीजिए, इसका राइट आंसर डी होगा, अर्थात कि 9वें अंक से लिया गया है। ठीक है ना, चतुर्थ से नहीं लिया गया, 5वें से नहीं लिया गया, तृतीय से भी नहीं लिया गया, 9वें अंक लगा लीजिए। आगे देखते हैं, वसंत सेना का बलपूर्वक अपहरण कौन करता है? सकार करता है, चारुदत्त करता है, शोधना करता है, या फिर अधिकारनी करता है? तो आप जब बेझिझक लगा लीजिए, इसका राइट आंसर यहाँ पर सकार करता है। वसंत सेना का बलपूर्वक अपहरण सकार करता है। चलिए आगे देखिएगा, 14 नंबर प्रश्न है, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? यहाँ पर गौतम है, या कौटिल्य हैं, आर्यभट्ट हैं, या वात्स्यायन है? तो अर्थशास्त्र एक क्या है? तो एक पुस्तक है जिसमें राजनीति के बारे में वर्णन है। तो राजनीति के बारे में जितना भी मतलब उस समय पुस्तक लिखी गई थी ना, वो यहाँ पर कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था, अर्थात कि चाणक्य के द्वारा। तो 14 का राइट आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पर चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, इन्हीं का 3 नाम है, याद रखेंगे। चलिए 15 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग, तो इनमें कौन शतक तरह नहीं है? तो देखिए, भर्तृहरि ने 3 शतक तरह लिखा था। भर्तृहरि ने कितना शतक तरह लिखा था? 3। तीनों का नाम यहाँ पर दिया हुआ है। पहला है श्रृंगार शतक, दूसरा है नीति शतक, और यही नीति शतक से हम लोग परोपकार चैप्टर पढ़ते हैं। ठीक है ना, परोपकार चैप्टर हम लोग ना इसी चैप्टर से पढ़े हैं। अब देखिएगा, जो तीसरा शतक त्रय है उसका नाम है वैराग्य शतक, लेकिन देवी शतक का इसमें कुछ वर्णन नहीं है। तो पूछा जा रहा है कि शतक त्रय कौन नहीं है? तो देवी शतक इसका राइट आंसर होगा। 16वां प्रश्न देखेंगे, राजा दिलीप कौन थे? क्षत्रिय थे, वैश्य थे, ब्राह्मण थे, या एक ऋषि मुनि थे? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात कि यह क्या थे? यह एक क्षत्रिय राजा थे। ठीक है ना, ये कोई ब्राह्मण नहीं थे, यह एक क्षत्रिय राजा थे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, प्रश्न संख्या 17, पुरुषार्थ कितने हैं? तो मैंने अभी जस्ट पीछे बताया था पुरुषार्थ कितने हैं। तो 17 का राइट आंसर क्या होगा? 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए, पुरुषार्थ कितने हैं? तो ऑप्शन डी 4, मतलब 4 प्रकार के पुरुषार्थ पाए जाते हैं। अब पुरुषार्थ कौन कौन है वो भी देख लीजिएगा। तो सबसे पहला है धर्म, दूसरा है अर्थ, दूसरा क्या है? तो अर्थ है। पहला क्या है? धर्म है, पहला धर्म, दूसरा अर्थ, और तीसरा हो जाएगा आपका काम। काम मतलब कि काम वासना। और यहाँ पर चौथा हो जाएगा, उसका नाम है, पहला हो जाएगा धर्म, अर्थ, काम, और चौथा हो जाएगा मोक्ष। मोक्ष मतलब कि जो अंतिम स्थिति रहती है किसी भी व्यक्ति का, तो वो मोक्ष प्राप्ति, ये हो जाएगा चौथा पुरुषार्थ। तो इस प्रकार से ये 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। अब देखते हैं आगे, चंद्रगुप्त, चाणक्य चंद्रगुप्त का कौन था? जो चाणक्य थे ना, वो चंद्रगुप्त के कौन थे? तो चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त के यहाँ पर कौन थे? तो गुरु थे। चाणक्य कौन थे? चंद्रगुप्त के गुरु थे, जिन्होंने चंद्रगुप्त को मगध का सम्राट बनाया। चलिए, ये राइट आंसर सी होगा। आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 19, पाटलिपुत्र का सृष्टि कौन था? तो बेझिझक लगा लीजिए, चंदन दास था। जनक की सभा में यहाँ पर शास्त्र निपुण कौन थी? कौन सी व्यक्ति जो थी ना, वो शास्त्र निपुण थी। कहाँ? तो जनक के सभा में। कौन थी? तो वैदेही नहीं थी, भारती नहीं थी, क्योंकि भारती तो मंडन मिश्र और शंकराचार्य के शस्त्रार्थ में वो निर्णायक रही थी, तो सी नहीं होगी। गर्गी का वर्णन है, तो इसका राइट आंसर गर्गी ही होगी, अरुंधति का वर्णन नहीं है। तो राइट आंसर बी गर्गी। गर्गी एक शास्त्र निपुण थी जो जनक के सभा में
रहती थी। आगे देखिएगा 21वां प्रश्न, चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? तो बेझिझक लगा लीजिएगा मौर्य वंश का, क्योंकि सूर्य वंश के जो थे ना वो राजा दिलीप थे। नंद वंश के जो थे ना वो घनानंद था। कुरुवंश आप लोग के पुस्तक में नहीं है वर्णन। आगे देखिएगा 22वां प्रश्न, पुस्तक का सॉरी भूमि का आवरण किसे कहा जाता है? पर्यावरण को कहा जाता है, जल या यहाँ पर वायु या वनस्पति को कहा जाता है? तो पर्यावरण जानते हैं, पर्यावरण को क्या बोलते हैं? तो भूमि का आवरण बोलते हैं, भूमि का आधार बोलते हैं, ठीक है, जगत का आधार बोलते हैं। इस प्रकार से जगत का आधार क्या हो जाएगा? पर्यावरण। तो 22 का राइट आंसर लगा लीजिएगा ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, सीत वर्मा का छोटा पुत्र का नाम क्या था? सीत वर्मा का छोटा पुत्र का नाम क्या था? तो सत्यवर्मा नाम था, ठीक है ना। राइट आंसर आप लोग ए लगाइएगा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 24 से, कादम्बरी के रचनाकार कौन है? ठीक है, तो कादम्बरी के जो रचनाकार हो जाएंगे ना साथियों, वो हो जाएंगे बाणभट्ट। बाणभट्ट की दो रचना यहाँ पर बहुत फेमस होता है, एक है कादम्बरी और एक है हर्षचरित्र। क्या है? तो हर्षचरितम, ठीक है, हर्षचरितम। ये दो रचना है जो कि बाणभट्ट का है और प्रसिद्ध है। चलिए आगे देखिएगा, अगला प्रश्न में हम चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तो नृत्य संगीत योग्यता विषयक विवाद किनके बीच हुआ? गणदास के बीच हुआ था और हरदत्त के बीच हुआ था। चलिए आगे देखिएगा, अमेरिका देशस्य श्वासारो भ्राताश्व यह संबोधन किसने किया? किसने बोला कि अमेरिका देशस्य के सभी स्वसारो भाइयों एवं बहनों, ऐसा कौन बोला था? तो ऐसा उच्चारण स्वामी विवेकानंद जी ने किया था, इसीलिए वहां उनको बहुत ज़्यादा तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत किया गया था और उन्हें युग पुरुष कहा गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। और इनके बारे में कौन लिखे हैं? तो इनके बारे में लिखे हैं रोमा रोला, ठीक है ना, रोमा रोला लिखे हैं, जो कि ये कहाँ के थे? तो फ्रांसीसी साहित्यकार थे। आगे देखिएगा 27वां प्रश्न, गौतम मुनि के ग्रंथ का नाम क्या था? चलिए ये प्रश्न मैंने कभी नहीं बताया है, ऐसे गौतम मुनि के नहीं बताया मैंने, मुनि इसमें दिया हुआ है ना, इसलिए मुझे लगा। तो गौतम का मतलब रचना क्या है इसमें? तो 27 का राइट आंसर क्या होगा? धर्मशास्त्र, जैन शास्त्र, चावार्क या न्याय दर्शन। तो आप सभी को मालूम पड़ गया होगा, जो न्याय दर्शन है ना वो गौतम के रचना है, ठीक है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक क्या कौन है? तो गौतम है। और पीछे एक प्रश्न था न्याय सूत्र, ठीक है, न्याय सूत्र की भी रचना जो किया है ना वो गौतम जी ने किया था, ठीक है। अब देखिए गौतम से बहुत बच्चे ऐसे रिलेट करते हैं, जैसे मतलब बुद्ध के बारे में बताया गया है, ठीक है ना, गौतम बुद्ध के बारे में। तो ऐसा नहीं है, एक गौतम ऋषि भी थे, उनके बारे में बताया जा रहा है, और न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम ऋषि हैं, ठीक है। क्लियर हो जाइएगा यहाँ पर, किसी भी बुद्ध मतलब उनसे रिलेटेड नहीं है ये। 28वां प्रश्न देखिएगा, कालिदास ने किस नाटक की रचना की? चलिए बताइएगा, कालिदास ने किस नाटक की रचना की? तो स्वप्न वासव दत्तम का जो रचना किए हैं वो भास किए हैं। विक्रमोर्वशीयम किसका रचना नहीं किए हैं वो दिया गया है, तो स्वप्न वासव दत्तम के नहीं किए, क्योंकि इसका रचना कौन किए हैं? भास किए हैं। देखिए मैंने नहीं पढ़ा था यहाँ पर, नहीं किए हैं, तो ये आप लोग मतलब कंफ्यूज नहीं होइएगा, ध्यान से पढ़िएगा। और बाकी विक्रमोर्वशीयम जो है ना, और ज्ञान शकुंतलम और अभिज्ञान शकुंतलम और मालविका अग्निमित्रम, ये तीनों कालिदास का प्रमुख रचना है। तो इस प्रकार से राइट आंसर ए होगा। आगे देखेंगे, नालंदा विद्यापीठ किस दर्शन के अध्ययन केंद्र था? किस दर्शन का अध्ययन केंद्र था? तो इसमें आप लगा लीजिएगा बौद्ध दर्शन का, क्योंकि इसमें बौद्ध भिक्षु ज़्यादा आकर पढ़ते थे, इसीलिए बौद्ध दर्शन अध्ययन कहा गया है। और इनका एक महायान शाखा है, ठीक ना, महायान शाखा है। जैसे हम लोग हिंदू धर्म से आते हैं ना, तो हिंदू रिलीजन में भी पहले एक शैव होता था, एक वैष्णव होता था, और बहुत मतलब संप्रदाय बटे हुए थे। तो इसमें भी बौद्ध मत में भी महायान एक संप्रदाय है, उसका रचना यहीं किया गया है, इसीलिए नालंदा विद्यापीठ को यहाँ पर बौद्ध का दर्शन अध्ययन केंद्र कहा जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे 30वां प्रश्न देखिएगा, सबसे प्राचीन वेद कौन है? तो सबसे अगर प्राचीन की बात किया जाएगा तो 30 का राइट आंसर लगा लीजिएगा ऑप्शन सी, अर्थात कि यहाँ पर ऑप्शन सी अर्थात कि ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है ना साथियों, वो यहाँ पर सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन मतलब वेदों में से एक है, 4 वेद में सबसे प्राचीन है। आगे देखिएगा,
अब देखिए यहाँ से व्याकरण प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं। अब आप लोग कहिएगा कि 30 प्रश्न बुक से था, लेकिन नहीं, 10 प्रश्न और है, वो ध्यान दीजिएगा, आगे मिल जाएगा आप सभी को। तो 31वां प्रश्न है, तपोवन में कौन संधि है? तपोवन में कौन संधि है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें पहले इसमें क्या करेंगे ना हम लोग, इसका हम लोग विभाग मतलब संधि विच्छेद करेंगे, तोड़ देंगे इसको। तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा तपह, तपह प्लस वन, तपह प्लस वन अर्थात कि क्या बन जाएगा? तपोवन। यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, ये विसर्ग जो रहता है ना, ये विसर्ग अर्थात कि ये विसर्ग प्लस वन का पहला यहाँ पर पद क्या आ रहा है? तो व यानी आ रहा है, ठीक ना? क्या आ रहा है? आ। तो विसर्ग और आ का उच्चारण जहां भी होता है वो क्या बनाता है? ओ बनाता है। क्या बनाता है? ओ बनाता है। तो तपह वन से क्या बन जाएगा? तपोवन। यहाँ पर तपोवन हो जाएगा। तो तपोवन बन गया। अब पूछा जा रहा है कि कौन सी इसमें संधि है? तो इसमें विसर्ग का यूज हुआ है ना, तो इसमें हम बेझिझक लगा देंगे विसर्ग संधि, ठीक है? कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, गंतव्यम में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ से थोड़ा क्लास से धीमा चलेगा क्योंकि मैं इसमें समझाने वाला हूँ अच्छे से। तो गंतव्यम में कौन सा प्रत्यय है? तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तव्यत प्रत्यय है। क्योंकि मैंने तव्यत प्रत्यय का नियम आप सभी को बताया है। तव्यत प्रत्यय में क्या होता है ना कि गंतव्य मतलब कि तव्यत प्रत्यय में लास्ट में व्या जुड़ जाता है। लास्ट में क्या जुड़ जाता है? व्या। और ये जो है ना नपुंसक लिंग में बन जाता है गंतव्यम। और नपुंसक लिंग पहचानने के लिए मैंने बताया था कि उसमें हलंत लगा हुआ होता है। माँ में क्या लगा हुआ होता है? हलंत लगा हुआ होता है। तो इस प्रकार से भी आप पकड़ सकते हैं, ठीक है ना, कि अगर हलंत लगा हुआ है माँ में तो वो नपुंसक लिंग है। और यहाँ पर याद रखिएगा कि मतलब ताबियत प्रत्यय जब जुड़ेगा ना तो ये हो जाएगा गंतव्य, और ये यहाँ पर नपुंसक लिंग में बन जाएगा गंतव्यम, ठीक है? चलिए आगे देखिएगा प्रश्न, तो इसका राइट आंसर सी होगा। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 33, सार्वधाम के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो देखिए सार्वधाम के योग में यानी साथ चलने के योग में कौन सा विभक्ति का प्रयोग होता है? तो 33 का राइट आंसर आप लोग लगा लीजिएगा ऑप्शन डी, यहाँ पर तृतीय विभक्ति। अब पूछेगा कि किस सूत्र से ये चल रहा है ना, तो इसका सूत्र हो जाएगा सहार्थे तृतीय, या इसको हम बोल सकते हैं संयुक्ते प्रधान्य या सहार्थे तृतीय, या अर्थात कि तृतीय विभक्ति से चलता है। ये सहार्थे प्रधान्य सूत्र से चल रहा है। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 34, पठितवा में कौन सा प्रत्यय है? तो पठितवा में मैंने कई बार बताया है कि ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो इसको ना याद कर लीजिएगा, ठीक है? पठितवा में कौन सा यहाँ पर प्रत्यय जुड़ जाएगा? तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, अर्थात कि कत्वा प्रत्यय। कत्वा प्रत्यय का मैंने नियम बताया आप सभी को कि अगर किसी भी धातु में कत्वा मतलब जुड़ता है तो त्वा शेष बचता है, का लोप हो जाता है और त्वा शेष बचता है। तो मैंने यहाँ पर आप सभी को जब बताया था तो इसको आप चेक कीजिएगा ना, तो पठितवा में लास्ट में त्वा आएगा। तो इस प्रकार से हम पहचान सकते हैं कि वो कत्वा प्रत्यय है। कत्वा प्रत्यय का नियम ही होता है कि का लोप हो जाएगा और त्वा शेष बचेगा, तो पठ में पठितवा हो जाएगा। अगर मान लीजिए हम किसी और धातु में मतलब इसे जोड़ेंगे, तो अगर हम गम धातु में जोड़ेंगे तो गच्छितवा हो जाएगा ये, इस प्रकार से। चलिए तो ये हो जाएगा राइट आंसर आपका डी, ठीक है? ये कर मतलब पढ़कर, मतलब पठितवा का हिंदी अर्थ क्या होता है? पढ़कर, तो इसमें ये जुड़ता है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 35, पितरः किस विभक्ति और वचन का रूप है? पितरः किस विभक्ति और वचन का रूप है? तो इसका 35 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रथम विभक्ति बहुवचन। प्रथम विभक्ति और बहुवचन, क्योंकि इसका जब आप लोग प्रथम विभक्ति में देखिएगा यहाँ पर पितृ शब्द का, तो इसमें होता है क्या चीज? तो पहला मतलब प्रथम विभक्ति के एक वचन में हो जाएगा पिता। प्रथम विभक्ति के एक वचन में क्या हो जाएगा? पिता। और द्विवचन में हो जाएगा यहाँ पर पितरौ, पी और ता, और यहाँ पर पितरौ हो जाएगा। और हम जब इसको देखेंगे हम बहुवचन में तो ये हो जाएगा पितरा, ठीक है? तो यही पूछा गया है कि बहुवचन में क्या होता है? प्रथम विभक्ति के मतलब यहाँ पर किस विभक्ति के मतलब वचन होता है? पितरा। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर तीसरा में, अर्थात कि पितरा जो है ना वो क्या हो जाएगा? प्रथम विभक्ति के बहुवचन में आ जाएगा। लेकिन यही पूछेगा कि प्रथम विभक्ति के द्विवचन में क्या होगा? तो प्रथम विभक्ति के द्विवचन में हो जाएगा पितरौ, प्रथम विभक्ति के एक वचन में हो जाएगा पिता। इस प्रकार से चलता है। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या
36। त्रैलोकदीप में कौन समास है? तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर बी अर्थात कि बहुव्रीहि। त्रैलोकदीप किसे बोलते हैं? जो तीनों लोकों का दीप हो अर्थात कि सूर्य को। तो बहुव्रीहि का तो अर्थ यही ना होता है कि जो मतलब समास जिसमें किसी तीसरे व्यक्ति का प्रधानता बताई गई हो, जिसमें पहला और दूसरा व्यक्ति प्रधान नहीं हो, किसी दूसरे व्यक्ति पर इसका प्रधानता का असर पड़ रहा हो, उसे हम बहुव्रीहि कहेंगे। और बहुव्रीहि में क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन बी अर्थात कि बहुव्रीहि समास आ जाएगा। तो हम लगाएंगे ऑप्शन बी त्रैलोकदीप। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 37। ऐसा में कौन सा यहाँ पर लिंग है? ऐसा में कौन सा लिंग है? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 37 का यहाँ पर बी अर्थात कि स्त्रीलिंग हो जाएगा। अब देखिए इसका रूप कैसे चलता है वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। तो स्त्रीलिंग में तो ऐसा चलेगा, ये आपको मालूम हो गया। पुल्लिंग में जब रहेगा ना तो ये चलता है ऐसा, ठीक है ना, ऐसा चलता है। पुल्लिंग में क्या चलता है? ऐसा। और यही पूछेगा आप लोग अगर नपुंसक लिंग में, तो नपुंसक लिंग में चलता है एतत, ठीक है ना, ए ता और ता में हलंत एतत चलता है, जो कि नपुंसक लिंग में है और ये पुल्लिंग में है, और ऐसा स्त्रीलिंग में रहता है। जो नपुंसक लिंग है ना साथियों, वो वस्तु सूचक मतलब लिंग है। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 38। ईदम का शब्द रूप किस लिंग में चलता है? ईदम का पूछा जा रहा है यहाँ पर 38 नंबर प्रश्न में। तो ईदम का शब्द रूप चलता है किसमें? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात कि तीनों लिंगों में चलता है, ठीक है। यहाँ पर स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग तीनों लिंगों में चलता है। इसका एक शब्द रूप अगर याद कीजिएगा ना तो तीनों लिंगों में फायदा होगा। आगे देखिएगा 39 नंबर प्रश्न। सह जटाभि तापसः प्रतीयते अर्थात कि इस वाक्य में जटाभि में कौन सा विभक्ति है? तो याद कीजिए संपूर्ण क्लास वाला, उसमें मैंने आप सभी को बताया था, संपूर्ण क्लास के साथ साथ जो व्याकरण का मैंने क्लास लिया था उसमें भी मैंने बताया था आपको कि जहाँ पे किसी के बारे में क्या बताया जाएगा? पहचान बताया जाएगा अर्थात कि पहचानने का नियम या पहचानने का तरीका बताया जाएगा। जैसे वह जटों से प्रतीयते अर्थात कि वो जटाओं से मतलब प्रतीत हो रहा है कि वो क्या है? तपस्वी है, ठीक है ना। तो जिसमें पहचान बताया जाएगा उसमें किस सूत्र का प्रयोग होता है? तो इत्यथम भूत लक्षणे, इत्यथम भूत लक्षणे सूत्र का प्रयोग होता है। अर्थात कि जटाभि पद में जटाभि जो ये पद है इसमें कौन सा विभक्ति लगी, मतलब कौन सी विभक्ति लगी हुई है? तो इसमें तृतीय विभक्ति लगी हुई है। पूछा जाएगा किस सूत्र से? तो इत्यथम भूत लक्षणे। पूछा जाएगा कि इत्यथम जो भूत लक्षणे सूत्र है ना उसमें क्या बताया जाता है? तो उसमें पहचान बताया जाता है। जैसे कि ये जो तपस्वी है ना वो जटाओं से पहचाना जा रहा है तो पहचान बताया जाएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ। इत्यथम भूत लक्षणे ये सूत्र पहचान बताने के लिए होता है बस। और इसमें कौन सी विभक्ति लगती है? तो इसमें लगती है ऑप्शन यहाँ पर सी, ऑप्शन ए मतलब तृतीय विभक्ति। आगे देखिएगा 40 नंबर प्रश्न। नायका का संधि विच्छेद क्या होगा? तो एकदम वीवीआई प्रश्न है, इसमें आप पूछिएगा नहीं। नायका का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अर्थात कि नय प्लस अका। ये मैं आपको समझा देता हूँ नायका में संधि विच्छेद नय प्लस अका कैसे होता है। तो देखिए नायका में क्या होता है? नायका में मतलब नायका में सबसे पहले हमें पता करना होगा कि इसमें कौन सी संधि है। तो इसमें है अयादि संधि, ठीक है ना, अयादि संधि। और अयादि संधि का नियम क्या होता है? अयादि संधि में होता है कि जहां पर आय हो तो नय में देखिएगा, नय में आय का उच्चारण आ रहा है, प्लस में यहाँ पर दूसरे शब्द का पहला यहाँ पर पद देखिएगा तो यहाँ पर आ रहा है आ, अर्थात कि जहां पर ए और आ का उच्चारण हो रहा हो वहां पर क्या बन जाता है? आय बन जाता है। क्या बन जाता है? आय बन जाता है। अब जब आय बन जाएगा तो नय प्लस अक से नायक बन जाएगा। यहाँ पर आय जुड़ जाएगा, आय जुड़ जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा नय अक से ना यक अर्थात कि यहाँ पर आय जुड़ जाएगा इस प्रकार से। अब यहाँ पर पूछा जाएगा ना आप सभी से कि एक दो एग्जाम्पल देकर बताइए। तो एक दो एग्जाम्पल दे दीजिएगा। जैसे कि पावका में भी यही हो जाएगा, पौ प्लस अका पावका, नय प्लस अका नायका, इसके बाद नाविका, इसके बाद सैनम, सै प्लस अनम सैनम, इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये सब अयादि संधि है और ये वाला यहाँ पर सूत्र से चलेगा ए प्लस आ से आए। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या
41 परोपकार किस संधि का उदाहरण है? परोपकार किस संधि का उदाहरण है? दीर्घ का, गुण का, वृद्धि का या यन का? तो 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, अर्थात कि इसमें गुण संधि हो जाएगा। ठीक है, परोपकार में गुण संधि होगा। अब कैसे होगा वो समझिएगा। परोपकार में ना गुण संधि कैसे होगा, वो कैसे होगा वो समझिएगा आप सभी लोग। देखिए, जैसे परोपकार में हम गुण संधि पढ़े, और गुण संधि का नियम क्या होता है कि जहां पर आ और आ आए, आ आए और प्लस के बाद में अगर दूसरे में ई और ई, मतलब हर्षाई ई और दीर्घाई ई आता है, उसको जोड़ करके हम ए बनाते हैं। और जहां पर आ के साथ में उ आए तो वहां पर उसे हम जोड़ करके ओ बनाते हैं। और जहां पर आ में री अगर जुड़ता है तो उसको हम जोड़ करके आर बनाते हैं। ये नियम होता है। और गुण संधि में क्या बताया जाता है ना, गुण संधि में क्या बताया जाता है, इसमें गुण संधि में बताया जाएगा परोपकार में, जैसे गुण संधि का ये नियम हो जाएगा कि अगर आ में ई जुटेगा तो हम ए बनावेंगे, मतलब ए बना देंगे। और आ में अगर जो उ जुटेगा, अर्थात कि हर्षाई उ और दीर्घाई उ जुटेगा तो हम क्या बना देंगे, यहाँ पर ओ बना देंगे। ठीक है, ओ बना देंगे। और अगर आ में अगर जो हम री जोड़ते हैं तो वो आर बन जाता है। और यहाँ पर परोपकार का जब संधि करेंगे तो पर प्लस उपकार होगा, तो यहाँ पर क्या आ गया, आ गया, और उपकार से उ आ गया तो ए चल गया इसमें, अर्थात कि पर प्लस उपकार से क्या बन जाएगा, परोपकार बन जाएगा। और आ उ से क्या बन जाएगा, आ और उ से क्या बनता है कि आ और उ से ओ बनता है, इसीलिए पर प्लस उपकार से परोपकार, अर्थात कि ओ का उच्चारण होगा। आप समझ गए ना कैसे मैंने बताया? तो इस प्रकार से ये बनता है। आगे देखिएगा 42 नंबर प्रश्न, पवनः पद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पवनः पद का संधि विच्छेद क्या होगा, यहाँ पर 42 नंबर प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पर 42 नंबर का ऑप्शन बी, अर्थात कि पौ प्लस अन। यहाँ पर पो जो है ना साथियों, पो, उसमें हमें पहला पद का यहाँ पर देखना होगा कि क्या इसमें उच्चारण हो रहा है। तो पो अर्थात कि ओ का उच्चारण हो रहा है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे ओ प्लस अन में क्या हो रहा है, आ, मतलब शुरू में क्या हो रहा है, आ का उच्चारण हो रहा है। ठीक है ना, प्लस के इधर में देखना है, प्लस के पहले और प्लस के बाद में, तो आ, तो ओ प्लस आ किस नियम में आता है, तो ओ प्लस आ, अर्थात कि यहाँ पर ओ प्लस आ जोड़ करके क्या बनता है, ये हमें देखना होगा। तो ओ प्लस आ से बनता है आब, क्या बनता है, आब बनता है। अब बताइए कि ओ प्लस आ मैंने किस सूत्र में बताया था, मतलब किस संधि में मैंने बताया था, किसका ये सूत्र है? तो ये जो सूत्र है ना साथियों, ये अयादी संधि का सूत्र है। किसका सूत्र है? अयादी संधि का। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पता चल गया कि ये जो है ना कैसे होगा, यहाँ पर ओ प्लस अन। ठीक है, इस प्रकार से पकड़ सकते हैं। आगे देखिएगा, प्रश्न संख्या यहीं पे था 43 में, पठ धातु लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन। पठ धातु में लोट लकार में मध्यम पुरुष में द्विवचन क्या होगा? तो पठ धातु में पूछा जा रहा है ना, और लोट लकार में पूछा जा रहा है, मध्यम पुरुष के द्विवचन में पूछा जा रहा है। तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पठतु होगा या पठंतु होगा या पठतम होगा या पठानी होगा। तो 43 का राइट आंसर सी हो जाएगा, पठतम हो जाएगा। क्या होगा? पठतम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 44 नंबर प्रश्न, द्रच्छति किस धातु का है? तो ये बेझिझक लगा लीजिए, दृश्य धातु का। दृश्य धातु में ही द्रच्छति आता है। ठीक है, 44 का राइट आंसर आपका बी होगा। चलिए 45 नंबर, दा धातु में कत्वा प्रत्यय का योग करने पर क्या होता है? अगर दा धातु में हम कत्वा प्रत्यय जोड़ देते हैं ना साथियों, तो कत्वा प्रत्यय अगर हम जोड़ देते हैं, याद रखिएगा धातु अगर हम जोड़ते हैं ना तो सिर्फ और सिर्फ कृत्य धातु में जुटा जाता है, बाकी किसी भी प्रत्यय में नहीं जुटेगा धातु। जैसे तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय, उसमें नहीं जुटेगा, सिर्फ और सिर्फ कृत प्रत्यय में ही जुड़ता है धातु। ठीक है, तो दा धातु अगर हम कत्वा प्रत्यय में जोड़ेंगे, और कत्वा जो है ना वो कृत का ही रूप है। चलिए, तो कत्वा प्रत्यय अगर हम जोड़ेंगे ना तो उसमें कौन सा योग करने पर क्या होता है, क्या बनेगा? तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात कि दत्वा बनेगा। मैंने क्या बताया था कि कत्वा में का लोप होकर के त्वा शेष बचता है। तो दा मतलब दा धातु प्लस में कत्वा जोड़ेंगे तो का तो लोप हो जाएगा यहाँ पर, और त्वा बच जाएगा, तो दा का दा हो जाएगा और त्वा का त्वा, यानी दत्वा बनेगा। ठीक है, दातवा नहीं बनेगा, दत्वा बनेगा। चलिए आगे देखिएगा, प्रश्न संख्या 46। प्रश्न संख्या 46 क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे हम लोग। राम लक्ष्मण सह गच्छति
में रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? यानी राम लक्ष्मण कहाँ जाते हैं? साथ में कहाँ जाते हैं? मतलब जा रहे हैं, राम लक्ष्मण साथ में जा रहे हैं। तो ये इसमें किसका विभक्ति होगा? कौन सी विभक्ति होगा? तो सबसे पहले हमें इसका सेंटेंस में पता करना होगा कि किसका इसमें, तो साथ रहने का कोई भी अगर जो सेंटेंस में अगर बोध कराएगा तो उसमें हम लोग किस विभक्ति का प्रयोग करते हैं? सबसे पहले पता करना होगा सूत्र। तो साथ रहने में हम सहार्थे तृतीय का सूत्र का प्रयोग करते हैं, सहार्थे तृतीय। तो यहाँ पर लिखेंगे सहार्थे तृतीय सूत्र। अब तृतीय आ गया ना, तो ऑलरेडी बेझिझक आप लगा लीजिए ऑप्शन बी, तृतीय विभक्ति। ओके, समझ में आ गया आप सभी को? तो 46 का राइट आंसर बी हो जाएगा। राइट आंसर बी होगा। सहार्थे तृतीय सूत्र में सा धातु मतलब सा का प्रयोग होता है और सा के योग में यहाँ पर तृतीय विभक्ति लगता है। आगे देखेंगे सर्पभीता में कौन सा समास है? सर्पभीता में कौन सा समास है? तो 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए अर्थात की तत्पुरुष समास होगा। कैसे तत्पुरुष हो जाएगा? मैंने तत्पुरुष समास में तो आपको बताया ही था, अगर आपको याद होगा ना तो रिकॉल कीजिएगा, थोड़ा सा सुनिएगा। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम इसको विग्रह करते हैं तो विग्रह करने पर कारक चिन्ह आता है, यानी कि यहाँ पर क्या आता है? कारक चिन्ह। और मैंने आप सभी को बताया था कि जिसमें कारक चिन्ह आएगा विग्रह करने पर उसमें बेझिझक लगा लीजिए तत्पुरुष समास। ठीक है, जैसे यहाँ पर सर्पभीता का हम हिंदी में क्या करेंगे? तोड़ेंगे। तो इसका हिंदी में हो जाएगा सांप से डरा हुआ। किससे डरा हुआ? सांप से डरा हुआ। सांप से डरा हुआ, सांप से डरा हुआ, इस प्रकार से लिखेंगे। तो से क्या है? एक कारक चिन्ह है, तो जिसमें से आ जाएगा उसको हम लगाएंगे तत्पुरुष समास बेझिझक। चलिए आगे देखिएगा चक्रपाणी। तो चक्रपाणी में बेझिझक लगा लीजिए यहाँ पर बहुव्रीहि। क्यों लगाइएगा? क्योंकि चक्रपाणी का अर्थ क्या होता है? चक्रपाणी पहले व्यक्ति और ना ही दूसरे व्यक्ति का बोध हो रहा है, अर्थात कि इसमें तीसरे व्यक्ति का बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति है जिसका जो चक्र है ना वो हाथ में है। तो चक्र हाथ में किनका है? तो भगवान विष्णु का, अर्थात कि न हम यहाँ पर प्रधान होंगे न ही आप प्रधान होइएगा। प्रधान कौन है? तो भगवान विष्णु हैं। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि हाँ एक व्यक्ति हैं जिनके हाथ में चक्र है। पाणी मतलब हाथ होता है, तो चक्र पाणी, तो इसके अर्थ में यहाँ पर बहुव्रीहि हो जाएगा। आगे देखिएगा सीतारामौ, यानी कि इसका हम हिंदी जब करेंगे ना तो राम और सीता लिखा जाएगा। ठीक है, राम और सीता और राम लिखा जाएगा। ठीक है, आगे स्त्री का बोध होता है तो सीताराम हो जाएगा ना यहाँ पर। तो और का उच्चारण आ गया, अर्थात कि हम हिंदी में आप सभी को बताए थे कि जहाँ पे और या फिर संस्कृत में वही चा का उच्चारण होगा तो द्विगु समास हो जाएगा। तो बेझिझक द्विगु लगा लीजिए। 49 का राइट आंसर बी। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या यहाँ पर 50। देखिएगा चंद्रशेखर में किस समास का उदाहरण है? तो चंद्रशेखर भी आप लोग किसको लगाइएगा? 50 का राइट आंसर सी लगा लीजिए, बहुव्रीहि। क्योंकि इसमें भी तीसरे व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति है जिसके शिखर पर चंद्र है शिखर पर जिसका, अर्थात कि बहुव्रीहि। अब हम किसके बारे में बता रहे हैं? तो ऑलरेडी सबको पता चल गया होगा, इसमें भगवान शंकर के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, शेखर पर अर्थात कि वहाँ उनके सर पर क्या है? तो चंद्रमा है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 51। अनु उपसर्ग से क्या बनेगा? तो देखिए उपसर्ग में कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। उपसर्ग ही एक ऐसा टॉपिक है जिससे आप फुल में फुल मार्क्स मतलब 2-3 नंबर का पूछा जाएगा और उतना में उतना आप उठा सकते हैं। तो उपसर्ग, अनु उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं है? ठीक है ना, तो अनु से क्या बनेगा? अनुराग बनेगा, अनुभव बनेगा, अनुपस्थिति बनेगा या अनुकृति बनेगा। तो 51 का राइट आंसर सी हो जाएगा, अर्थात कि जो यहाँ पर नहीं बनेगा ना वो अनुपस्थिति बन जाएगा। क्योंकि अनुपस्थिति को आप तोड़िएगा ना तो इसका मतलब विभक्ति कैसे होगा? तो अनुपस्थिति में होता है अन प्लस उपस्थिति। ठीक ना, अनु नहीं होता है, अन होता है। ठीक है, तो इसमें अन उपसर्ग है ना कि अनु। और अनुराग में अनु, इसमें भी अनु, और अनुकृति में भी अनु। अनु प्लस कृति अनुकृति, अनु प्लस भव अनुभव, अनु प्लस राग अनुराग, लेकिन अनुपस्थिति में अनुपस्थिति होता है। आगे देखिएगा 52 नंबर। उत्कर्ष में कौन सा उपसर्ग? उत्कर्ष में कौन सा उपसर्ग है? तो बेझिझक लगा लीजिए 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अर्थात की उत, उ और आधा ता। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 53। टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो टा वर्ग कहने का अर्थ क्या होता है? टा, ठा, डा, ढा, ना, अर्थात कि ये पांचों
वर्ण जो है ना, पांचों जो वर्ण हैं, इसको हम बोलते हैं टावर। तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा दांत, अर्थात कि दंत। आगे देखेंगे, कौन अंतस्थ वर्ण नहीं है? अंतस्थ वर्ण नहीं है, कौन नहीं है अंतस्थ वर्ण? तो या है, शा है, रा है या ला है। तो सबसे पहले आपको यह पता करना होगा कि अंतस्थ वर्ण कहते किसे हैं। तो अंतस्थ वर्ण किसे कहते हैं? तो इसमें हम ऑप्शन बी लगाएंगे, क्योंकि शा को हम अंतस्थ वर्ण नहीं कहते हैं, या रा, ला को हम कहते हैं अंतस्थ वर्ण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए, ये तालाब विषय है ना, इसको हम अंतस्थ वर्ण नहीं कहते हैं। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 56। क्रिया के आधार को कौन कारक कहते हैं? तो क्रिया का जो आधार होता है, उसको हम कहते हैं अधिकरण। क्रिया के आधार को हम क्या कहते हैं? अधिकरण। आगे देखिएगा, 57 संयुक्ते प्रधाने सूत्र किस विभक्ति का बोधक है? तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, मतलब 20-30 प्रश्न पीछे मैंने आपको बताया था कि सहार्थे तृतीय या सहार्थे प्रधाने तृतीय सूत्र में कौन विभक्ति लगेगा? तो तृतीय विभक्ति लगेगा, मतलब इसमें साथ चलने की बात की जा रही है। आगे देखेंगे, कर्ता का इष्टतम कारक कौन है? कर्ता का इष्टतम कारक कौन है? संबंध है, कारण है, कर्म है या संप्रदान है? तो 58 का राइट आंसर सी लगा लीजिएगा, कर्म है। देखिए, इसमें इष्टतम कारक क्यों कहते हैं ये बता देते हैं आप सभी को। 58 का राइट आंसर सी होगा। जैसे हम लिखेंगे श्याम पढ़ता है, यानी श्याम पढ़ता है। इस प्रकार से अगर हम लिखेंगे तो इसमें कर्ता क्या होगा? कर्ता कौन है? तो कर्ता हो गया श्याम। ठीक है, श्याम कर रहा है, और कर्म क्या हो गया? तो कर्म हो गया उसका पढ़ना। श्याम करता है और कर्म हो गया उसका पढ़ना। तो पूछा क्या जा रहा है कि कर्ता का इष्टतम रूप, माने कर्ता का ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ रहा है, यानी राम किस पर प्रभाव दे रहा है? राम नहीं, श्याम किसको मतलब ज्यादा प्रेशर कर रहा है? किसको? तो पढ़ने को, मतलब वो पढ़ने पर बल दे रहा है। तो कर्ता जिस पर बल देता है ना, वही उसका इष्टतम रूप है। तो कर्ता किस पर बल दे रहा है? कर्म पर। तो कर्ता का मतलब इष्टतम रूप हम कर्म को बोलते हैं। कर्ता का इष्टतम रूप किसको बोलते हैं? कर्म को बोलते हैं, याद रखिएगा। क्योंकि श्याम जो है ना, यहाँ पर पूरे तरह से पढ़ने पर बल दे रहा है। तो जहाँ पे जिस पे बल दिया जाएगा वो उसका इष्टतम कारक हो जाएगा। चलिए, सी लगाइएगा इसका राइट आंसर। आगे देखेंगे, नदी शब्द का तृतीय एकवचन में क्या होगा? नदी शब्द का तृतीय एकवचन में क्या होगा? नदीम हो जाएगा, नदी होगा, नदा होगा या नधा होगा। तो 59 का राइट आंसर डी लगाइएगा, नधा होगा। ठीक है, 59 का राइट आंसर डी लगाइएगा। अब इसका रूप कैसे चलता है तृतीय में? तो तृतीय के एक वचन में चल जाएगा आपका नदा, जो कि आप एक वचन में यहाँ पर देख लिए, नदा चलता है एक वचन में। और द्विवचन में चलता है नदी भ्याम। क्या चलता है? इसमें हम भ्याम बस जोड़ देंगे, नदी भ्याम। और यहाँ पर बहुवचन में क्या चलता है? तो बहुवचन में नदी भी चलता है, नदी भी। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या यहाँ पर 61। अगर मान लीजिए पूछा जाएगा आपसे कि तृतीय के द्विवचन में क्या होगा, तो नदी भ्याम हो जाएगा। तृतीय के यहाँ पर मतलब कि बहुवचन में क्या होगा, तो नदी भी हो जाएगा, बेझिझक लगा दीजिए। आगे देखेंगे, संस्कृत में वाच्य कितने हैं? तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का यहाँ पर ऑप्शन सी, अर्थात कि यहाँ पर 3 वाच्य होते हैं। अगर नाम पूछा जाएगा ना तो वही बता देते हैं आप सभी का। कर्तरी वाच्य होता है, इसके बाद कर्मवाच्य होता है, और इसके बाद आप सभी का भाववाच्य होता है, याद रखेंगे। आगे देखिएगा, प्रश्न संख्या 61। काव्य शास्त्र का मुख्य विषय क्या है? काव्य शास्त्र का मुख्य विषय क्या है? उच्चारण विज्ञान है, काव्य के तत्वों का निरूपण है, पद विज्ञान है या अर्थ विज्ञान है? तो काव्य शास्त्र में हमें क्या पढ़ने के लिए मिलता है? तो उसमें हमें काव्यों के तत्वों का निरूपण मिलता है, ऑप्शन बी। आगे देखेंगे, भारवी ने कितने महाकाव्यों की रचना की? महर्षि भारवी जो थे ना, वो कितने महाकाव्यों की रचना किए हैं? 1, 2, 1, 3, 4 या 5, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्थात कि टोटल उन्होंने एक प्रसिद्ध महाकाव्यों का रचना किया है, टोटल एक ही किया है। तो उसका नाम है किरातार्जुनीयम, जो कि महर्षि भारवी ने लिखा है और बहुत फेमस है पुस्तक है। आगे देखिएगा 63 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन शतक नाम से
परिगणित नहीं है, अर्थात कि कौन शतक नाम से नहीं है। अमरूप शतक है, नीति शतक है, वैराग्य शतक है, ठीक है, इसको हम शतक बोलते हैं। और जो ऊपर बताए थे ना वो शतक त्रय था, वो अभी तीन था और यह भी तीन है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। जो मेघदूत है ना वो शतक त्रय की गिनती में नहीं आती है, अर्थात कि शतक त्रय में ये तीन आता है, शतक में ये तीन आता है, अमरूप शतक, वैराग्य और नीति शतक। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 64। अग्निमित्र कौन है? अग्निमित्र कौन है? पुष्यमित्र का पुत्र है, पुष्यमित्र का भाई है, पुष्यमित्र का पिता है या पुष्यमित्र का मित्र है? तो बेझिझक लगा लीजिए, अग्निमित्र पुष्यमित्र का पुत्र है, जो कि अग्निमित्र एक राजा बनता है और फिर उसकी एक पत्नी रहती मालविका रहती है, और इन्हीं दोनों का वर्णन कालिदास ने किया है। 65 नंबर प्रश्न, वृक्षारोपण कब करनी चाहिए? कब आप करते हैं वृक्षारोपण? वर्षा के समय, वसंत के समय, या शिशिर के समय, या हेमंत के समय? तो साथियों जब वर्षा काल आता है ना तो उस समय वृक्षारोपण करनी चाहिए, राइट आंसर ए। आगे देखिएगा, परिजात हरण काव्य महाकाव्य किसका उल्लेख है? मतलब परिजात हरण जो काव्य है ना वो किसका उल्लेख करता है? वैशाली का, मिथिला का, राजगिरी का, नालंदा का? तो परिजात हरण काव्य जो है ना साथियों 66 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 66 का राइट आंसर बी होगा, अर्थात कि मिथिला का। अब देखिए यहाँ से बहुत सारा प्रश्न निकलेगा, ये दम मतलब प्रश्न एक है लेकिन इससे बहुत प्रश्न निकलेगा। देखिए हम आपको बताते हैं, जैसे परिजात हरण काव्य जो है ना वो मिथिला का वर्णन करता है। सबसे पहले इसके कवि के बारे में बता देते हैं। तो कवि कर्णपुरा, जो कवि कर्णपुरा जो है ना, कर्णपुरा वो इसके लेखक हैं, ठीक है। तो कवि कर्णपुरा परिजात हरण काव्य के लेखक हैं और इसमें मिथिला का वर्णन है। और इसी मतलब पुस्तक में, मतलब इसी परिजात हरण काव्य में जनक के बारे में वर्णन मिलता है। किन के बारे में? तो जनक के बारे में। और इसी पुस्तक में इसी पुस्तक में गर्गी का वर्णन मिलता है। इसी पुस्तक में मिलता है किसका वर्णन? तो यहाँ पर शस्त्रार्थ जो हुआ था ना शंकराचार्य के बीच में और मंडन मिश्र के बीच में, ये मिलता है। और इन्हीं के मतलब पुस्तक में, अर्थात कि परिजात हरण काव्य में ही भारती जो पत्नी रहती है मंडन मिश्र का जो पत्नी रहती है भारती, उनका वर्णन भी मिलता है। किसमें? तो परिजात हरण काव्य में। और ये सभी का वर्णन, ये पूरे कहानी का वर्णन कहाँ किया गया है? मिथिला में। और मिथिला का पूरा वर्णन किसमें किया गया? तो परिजात हरण काव्य में। तो देखिए प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है, ऐसे पूछा जा सकता है कि जनक का वर्णन कहाँ है या गर्गी का वर्णन कहाँ है, दोनों का जो शस्त्रार्थ हुआ था उसका वर्णन कहाँ है, भारवी का वर्णन कहाँ है। तो ऐसे पूछा जा सकता है कि ये सब का वर्णन किसने किया, ठीक है ना। तो वो उस पर आप बल दीजिएगा, थोड़ा सा याद कीजिएगा इसको। यहाँ पर 67 नंबर प्रश्न, प्रीतिकूट ग्राम में कौन कवि रहते थे? किस कवि का संबंध है? तो कौन रहते थे प्रीतिकूट ग्राम में? तो बाणभट्ट रहते थे। ऑप्शन बी लगा लीजिएगा। 67 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बी, ठीक है ना। अब ये कैवीं शताब्दी में रहते थे? 7वीं शताब्दी में, ठीक है। मैंने क्लास में बताया नहीं था, याद कर लीजिए, 7वीं शताब्दी में रहते थे। आगे देखिएगा यहाँ पर 68 नंबर प्रश्न, मंडन मिश्र किस दर्शन के आचार्य थे? बौद्ध दर्शन के, जैन दर्शन के, या मीमांसा दर्शन के, या चवार्क दर्शन के? तो आप सभी को पता होगा, मैंने क्लास में बताया भी था, शायद आप रिकॉल कर पा रहे हैं तो आपको सही है। मंडन मिश्र जो थे ना वो मीमांसा दर्शन के, मीमांसा में मतलब कई दर्शन शास्त्र उन्होंने लिखा था। किसमें? तो मीमांसा में। तो ये मीमांसा के आचार्य थे, ऑप्शन सी। चलिए आगे देखिएगा, 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नहीं, 68 का राइट आंसर सी होगा। अब आ चुके हैं 69 में, ठीक है। न्याय दर्शन के सूत्रकार गौतम किस प्रदेश में रहने वाले थे? तो न्याय दर्शन के जो सूत्रकार जो गौतम थे ना वो कहाँ के थे? तो वो थे बिहार प्रदेश के। पूछा जाएगा बिहार के कहाँ के थे? तो सारण के थे, ठीक है, सारण के थे। आगे देखिएगा 70 नंबर प्रश्न, काकली काव्य की रचना कौन किया? कौकली काव्य का रचना कौन किया? 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात कि जानकी वल्लभाचार्य शास्त्री। और इनकी रचना में भी कई चीजों का वर्णन मिलता है। आगे देखिएगा, मंडन मिश्र और शंकराचार्य के बीच में हुए शस्त्रार्थ का निर्णायक कौन थी? तो यहाँ पर मंडन मिश्र की जो पत्नी थी ना भारती, वही इसमें निर्णायक भूमिका निभाती है। आगे देखेंगे, शह वीर्यम कर वाह वह, अर्थात कि यह वाक्यांश जो है ना किस पाठ से लिया गया है? देखिए ये पाठ से नहीं लिया गया है, ये लिया गया है आप सभी के मंगलम से। अब आप लोग कहिएगा कि मंगलम तो कोई चैप्टर हमने पढ़ा नहीं है, क्योंकि हमने तो 16 चैप्टर पढ़ा है जो कि आपने पढ़ाया है। तो मंगलम जो है ना साथियों कौस्तुभ विभाग 2, तो उसके स्टार्टिंग में एक श्लोक दिया हुआ है, उसी से लिया गया है।
और मुझे भी पता नहीं था, उससे भी प्रश्न मतलब किया जाता है। तो मंगलम से लिया गया है। चलिए, ऐसे मंगलम से कोई भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं आएगा, नहीं सब्जेक्टिव आएगा, बस पूछा गया है तो मैं इसमें डाल दिया हूँ। 72 का राइट आंसर सी होगा, मंगलम सह वीर्यम करवाहवे। आगे देखिएगा, सुश्रुत संहिता किस प्रकार का ग्रंथ है? यजुर्वेदी है या आयुर्वेदीय है, सामवेदीय है, धनुर्वेदीय है? तो देखिए, सुश्रुत संहिता में हमें क्या किसकी शिक्षा मिलती है? तो हमें व्यायाम करने, सही जीवन रहने, सही भोजन, सही आहार, सही आधार, ये सब की मतलब हमें शिक्षा मिलती है। मतलब शरीर से रिलेटेड सभी चीज़ों की शिक्षा हमें मिलती है। सुश्रुत संहिता में किसका वर्णन है, किस प्रकार का ग्रंथ है? तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कि आयुर्वेदीय है। आयुर्वेद के बारे में बताया गया है। आगे देखिएगा, ठीक है, आगे देखिएगा, व्यायाम पाठ सुश्रुत संहिता के चिकित्सा शास्त्र के कैमे अध्याय से लिया हुआ है? तो चलिए, ये 24 में हो जाएगा। इस सभी को याद ही होगा, मैंने कई बार बताया आप सभी को। तैत्तिरीय उपनिषद किस वेद से संबंधित है? आप लोग बताइएगा, किस वेद से है? कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, ऋग्वेद या सामवेद? तो तैत्तिरीय उपनिषद जो है ना साथियों, 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात कि कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। तैत्तिरीय उपनिषद किससे संबंधित है? कृष्ण यजुर्वेद से। आगे देखेंगे, अयादि संधि का उदाहरण कौन है? देखिए, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। अयादि संधि से एग्जाम्पल पूछेगा ही पूछेगा। अब जरूरी नहीं है कि यही पूछे, लेकिन अयादि संधि से एग्जाम्पल पूछता है। देवर्षि है या वधुतस्व है, पावका है या प्रेजते है? तो 76 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी, अर्थात कि पावका है। अभी मैंने अयादि संधि का जब उदाहरण दिया था तो उसमें पावका बताया था, पौ प्लस अका, पौ प्लस अका। ठीक है, आगे देखिएगा, 77 नंबर प्रश्न, कविंद्र में कौन संधि है? कविंद्र मतलब कवि प्लस इंद्र, ए हो जाएगा, अर्थात कि दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि क्यों लगाएंगे? तो दीर्घ संधि का नियम यही है, नियम यही है कि नियम यही है यहाँ पर कि अगर जो दो ह्रस्व स्वर मिलकर के दीर्घ स्वर का निर्माण करता है, जैसे ई प्लस ई बराबर दीर्घई ई, जैसे ऐसे समझिए, इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर इसका संधि विच्छेद हो जाएगा कवि प्लस इंद्र, कवि प्लस इंद्र, ई और ना और द्रा, तो ये हो जाएगा कवि प्लस इंद्र, कविंद्र हो जाएगा। और कहता क्या है, दीर्घ संधि का नियम कहता है कि अगर जो यहाँ पर इधर से कविंद्र होगा, अगर जो दो ह्रस्व स्वर मिलेगा तो ह्रस्व स्वर किसे बोलते हैं? ये वाला ई को प्लस में ये वाला ई को, मतलब कि हर्षाई ई को। ठीक है, हर्षाई ई को हम क्या बोलते हैं? ये हो जाएगा यहाँ पर ह्रस्व स्वर। अगर दो ह्रस्व स्वर मिलते हैं ना, तो वो एक दीर्घ स्वर का निर्माण करता है। एक किसका निर्माण करेगा? दीर्घ स्वर, अर्थात कि निर्माण तो ई का ही करेगा, लेकिन ऊपर में जो ऐसे रेप होता है ना, इसका निर्माण करता है, याद रखिएगा। तो दो ह्रस्व स्वर मिलकर के एक दीर्घ स्वर बनाते हैं, इसीलिए यहाँ पर हम कहेंगे आप सभी को कि कविंद्र में क्या बन जाएगा? तो मतलब कवि प्लस इंद्र से क्या बन जाएगा? कविंद्र बन जाएगा। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। बस इतना याद रखिए कि दो ह्रस्व स्वर मिलेगा तो एक दीर्घ स्वर बनाएगा। जैसे ऐसे भी हम कर सकते हैं, एक उदाहरण देकर के, ऊ प्लस में ऊ, दो क्या है? ह्रस्व स्वर है, लेकिन इसको हम बनाएंगे तो एक ऊ बनेगा जो कि दीर्घ स्वर है। बस ऐसे आप समझिए। तो कविंद्र में भी तो वही हो रहा है, इधर भी ई है, इधर भी ई है, और बनेगा क्या चीज? कविंद्र बनेगा। इसीलिए हम इस ई का प्रयोग किए हैं इसमें। कविंद्र में देखिएगा यहाँ पर दीर्घ स्वर है, ठीक है ना, दीर्घ स्वर है। अगर किसी भी इधर से अगर ऐसे किया हुआ है, उड़ाया हुआ है ना, तो ये दीर्घ स्वर है, और अगर जो इधर से ऐसे करके उड़ाया हुआ है तो ये यहाँ पर ह्रस्व स्वर है, ये याद रखिएगा। तो दो ह्रस्व स्वर मिलकर एक दीर्घ स्वर का निर्माण करेंगे। एक कौन सा संधि कहता है हमें? तो ये हमें कहता है दीर्घ संधि। बस इतना याद रखिए। आगे नहीं तो एक ट्रिक और है कि जिसमें इंद्र आएगा ना, ज्यादातर वो दीर्घ होते हैं। आगे देखिएगा, 78 नंबर, भव किस लकार का रूप है? लोट लकार का रूप है। आगे देखेंगे, या का उच्चारण स्थान क्या है? 79 नंबर प्रश्न है, या का उच्चारण स्थान मूर्धा है या फिर कंठ है, तालु है, दंत है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात कि यहाँ पर तालु है। 79 नंबर प्रश्न का राइट आंसर सी होगा, अर्थात कि तालु है। आगे देखिएगा, यहाँ पर 80 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान तालु नहीं है? ठीक है, ये वाला मैंने बता दिया, तालु है। इसमें या का मतलब या का उच्चारण स्थान जो है ना साथियों, वो तालु है। और इसमें पूछा जा रहा है कि तालु नहीं है, बताइएगा, शा, ई, या फिर यहाँ पर ये वाला श या फिर या।
तो किसका उच्चारण स्थान तालु नहीं है? तो या का तो उच्चारण स्थान तालु है, वो आप बेझिझक रहिए। तो 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा वाला सा मैं बता दे रहा हूँ, ये इसे हम बोलते हैं यहाँ पर तलाब्य। ठीक है, इसे हम बोलते हैं तलाब्य। और इसको क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट में बताइएगा, कौन सा सा बोलते हैं। आप बता देते हैं, ये वाला जो सा होता है ना, इस सा का जो उच्चारण स्थान है मूर्धा है आप सभी का। ठीक है, मूर्धा इसका उच्चारण स्थान है, याद रखिएगा। लेकिन तलाब्य का, हर्षाई ई का और या का ता इस यहाँ पर इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 81। त्वाम किसका मूल शब्द है? त्वम का मूल शब्द क्या है? त्वम का मूल शब्द क्या है? आस्मद है, सर्व है, युष्मद है, यथ है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, ठीक ना, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया। त्वाम का मूल शब्द क्या है? युष्मद आपका सही उत्तर होगा, ठीक है ना, युष्मद आपका सही उत्तर होगा। अर्थात कि 81 का राइट आंसर क्या लगाइएगा? 81 का राइट आंसर लगा लीजिएगा आपका सी। आगे देखेंगे 82 नंबर प्रश्न। एतत् किस लिंग व वचन का रूप है? एतत् किस लिंग व वचन का रूप? प्रथम विभक्ति में होता है एतत्, एते, एतानी। ठीक है, एतत्, एते, एतानी, अर्थात कि एतत् ऐसे एतत् और एतत् एते। ठीक है, एते हो जाएगा और एतानी हो जाएगा, ए ता और नी। एतत् एते एतानी, प्रथम विभक्ति में तो एतत् एते एतानी हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति में भी होता है एतत् एते एतानी। ठीक है, कंफर्म हो जाइए, दोनों में सेम टू सेम होता है। ये हो जाएगा नपुंसक लिंग में एक वचन। ठीक है, एतत् किस लिंग व वचन का रूप है? तो एक वचन का रूप है, एतत् एक वचन का रूप है। आगे देखेंगे बलि, हित और सुख, ये तीन शब्द है। इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? इसके योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? जहाँ पे हित का, जहाँ पे सुख का, जहाँ पे बलि का अगर जो शब्द का योग हो रहा है, वहाँ कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? ठीक है, ऐसे ये प्रश्न अलग अलग होता है। जैसे सुख के योग में कौन सी विभक्ति है, हित के योग में कौन सी विभक्ति है, बलि के योग में कौन सी विभक्ति है। तो देखिए, ये तीनों के योग में एक ही विभक्ति काम करती है। 83 का राइट आंसर डी होगा, चतुर्थी विभक्ति। आगे देखिएगा, करण कारक में विभक्ति है। करण कारक में कौन सी विभक्ति है? तो तृतीय लगाएंगे, अर्थात कि ऑप्शन ए तृतीय। कर्ता में प्रथम, कर्म में द्वितीय और यहाँ पर तृतीय में कारण। आगे देखिएगा, दा धातु मध्यम पुरुष लोट लकार एक वचन का रूप क्या होगा? दा धातु मध्यम पुरुष लोट लकार मध्य में इसका रूप क्या होगा? तो 85 का राइट आंसर लगा लीजिएगा, ऑप्शन ए अर्थात की देही। ठीक ना, 85 का राइट आंसर है अर्थात की देही। आगे देखेंगे 86 नंबर प्रश्न। मातृका सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या होगा? तो माता शब्द अगर मातृ शब्द अगर आपको याद होगा तो आप इसको ऐसे ही लगा सकते हैं, लेकिन आपको बता देते हैं 86 का राइट आंसर आप सभी का सी होगा, अर्थात की मातृ हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 87 नंबर प्रश्न। संस्कार में संधि विच्छेद क्या होगा? कौन सी संधि विच्छेद होगा? दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ ना, संस्कार बहुत बार पूछा हुआ है और संस्कार में सम प्लस कार होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर ए हो जाएगा। तो 87 का राइट आंसर ए लगा लीजिए, सम प्लस कार, ऑप्शन ए। और ये प्रश्न भी करके याद कर लीजिएगा। आगे देखेंगे, मृतः में कौन सा प्रत्यय है? उत्तर हो जाएगा 88 का राइट आंसर बी होगा, क्योंकि इसमें कत प्रत्यय है। और कत प्रत्यय का नियम क्या होता है? कत प्रत्यय का नियम ये होता है कि अगर जो, जैसे मैंने ट्रिक बताया था, कत प्रत्यय में मैंने ट्रिक बताया था आप सभी को कि जिसमें ता लास्ट में हो या टा लास्ट में हो या का हलंत लगा हो या वाह हलंत लगा हो या माँ हलंत लगा हो, ये 5 अगर मतलब किसी भी शब्द के अंत में, तो हम किसको लगाएंगे? तो कत प्रत्यय लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें तह आ चुका है ना मृतः, तो इसमें हम लगाएंगे कत प्रत्यय। ये हो गया ट्रिक। अब ट्रिक से हट करके थोड़ा हम आपको समझा भी देते हैं इसमें। ठीक है, जैसे हम मान लीजिए यहाँ पर मिरी धातु, मिरी में अगर जो हम कत प्रत्यय लगाएंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा? मृता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मृता हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि कत प्रत्यय में का लोप होकर के ताह जुड़ता है, तो मृता हो जाएगा। ठीक है, मृता हो जाएगा। जैसे कि क्री धातु में कत प्रत्यय जोड़ते हैं ना, क्री धातु में अगर हम कत प्रत्यय जोड़ते हैं ना, तो ये क्या बनता है? क्रीता बनता है ना, क्री और ता, का लोप होकर के ता का विसर्ग हो जाता है, तो क्रीता बन जाएगा। ऐसे उसी प्रकार से मिरी में कत जुड़ेगा तो मतलब क्रीता हो जाएगा और मृता हो जाएगा। मूर्खता में कौन सा प्रत्यय है? तो मूर्खता में हो जाएगा तल प्रत्यय। तल प्रत्यय में कौन सा प्रत्यय जुड़ता है? तो स्त्री का टाप प्रत्यय जुड़ता है। ठीक ना, स्त्री का टाप प्रत्यय जुड़ता है
और इसमें सब चीज का लोप होकर के ता शेष बचता है। क्या बचता है? ता शेष बचता है। ठीक है, ता जब शेष बचेगा तो याद रखेंगे, जैसे हम मूर्ख में जोड़ेंगे ना, मूर्ख में, तो मूर्ख में प्लस में तल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मूर्खता। मूर्ख प्लस तल मूर्खता, अर्थात कि तल का क्या बन जाता है? ता बन जाता है, क्योंकि तल में ला का लोप होकर के तो ता शेष बचेगा ही, और इसमें टाप प्रत्यय अलग से जुड़ेगा तो टाप का ता हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा मूर्खता। अब यहाँ पर मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेकर आपको बताते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर कुशल, तो हम लिखेंगे कुशला, और कुशल में अगर हम तल प्रत्यय जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा कुशलता। इस प्रकार से तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि जो तल प्रत्यय होता है ना, वो ता का उच्चारण देता है लास्ट में। 19 नंबर प्रश्न देखिएगा, विदुषी किस प्रत्यय का मतलब रूप है, मतलब कि इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, चलिएगा बताइएगा आप लोग। तो विदुषी ऐसे ही पता चल रहा है कि इसमें स्त्री प्रत्यय है, तो यहाँ पर कृदंत होगा नहीं, तदित भी नहीं होगा, नीच भी नहीं होगा, स्त्री हो जाएगा। ऑप्शन डी आप लगा दीजिएगा। ऐसे ही पता चल रहा है कि ये विध्वस जो शब्द है ना, उससे बना हुआ है निष प्रत्यय लगा करके। कौन सा प्रत्यय लगा करके? तो निष प्रत्यय। ठीक है, निष प्रत्यय लगा करके स्त्री बनाया हुआ है। आगे देखिएगा, निर्जलम में कौन समास है? एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निर्जलम अर्थात कि 91 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव। अब किस लिए अव्ययी भाव होगा? क्योंकि मैंने बताया है आप सभी को कि अव्ययी भाव में निर्जलम, जिस पर पहला पद क्या होता है? प्रधान होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो अव्ययी भाव बोलते हैं। तो निर्जलम में नीर प्लस जलम हो जाएगा, नी और रा, नीर प्लस जलम हो जाएगा। तो नीर क्या है? नीर यहाँ पर मतलब प्रधान है, नीर पर ज्यादा मुख्यता है, नीर का ज्यादा यहाँ पर प्रधानता है, इसलिए हम अव्ययी भाव समास कहेंगे। ठीक है, आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 92, राजपुरुष किस समास का उदाहरण है? तो इसमें सबसे पहले आपको याद रखना है, राजपुरुष जो है ना साथियों, उसको हम विभक्ति करके तोड़ेंगे। जब इसका हम विभक्ति करेंगे तो इसमें हो जाएगा राज के पुरुष। ठीक है ना, मतलब एक राज है जिसके एक पुरुष है, तो राज के पुरुष। अब इसमें के लगा हुआ है ना, तो हम बेझिझक लगा देंगे तत्पुरुष, लेकिन इसमें बताया जा रहा है कि सब तत्पुरुष ही हैं, तो हम अब कौन सा तत्पुरुष निकालेंगे जिसमें संबंध बताया जाता है। जैसे राजा और पुरुष में संबंध है तो हम चल जाएंगे षष्ठी विभक्ति में। तो 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इसमें संबंध बताया जाएगा संबंध कारक से। आगे देखिएगा 93 नंबर प्रश्न, पाणी पादम माने हाथ और पैर, तो इसमें और का उच्चारण आ गया ना। सबसे पहले हिंदी करके आपको तोड़ लेना है उसको, तब देखना है कि किसका उच्चारण हो रहा है। पानी मतलब होता है हाथ, पादम मतलब होता है पैर, तो हाथ और पैर में कौन सा समास हो जाएगा? यहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें और का उच्चारण आ गया। 93 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे देखेंगे हम लोग 94 नंबर, रिक्त स्थान बधिरा। रिक्त स्थान को यहाँ पर क्या भरा जाएगा? तो देखिए साथियों, इसमें भरा जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात कि कर्नेन, कान से बाहरा। कर्नेन कौन? कान से बाहरा। अब किस सूत्र से भरा जाएगा? तो ये भरा जाएगा ये नांग विकार सूत्र से, अर्थात कि तृतीय विभक्ति से। ठीक ना, अब तृतीय विभक्ति में एक कर्ण है ना, कर्ण, एक कर्ण है। ठीक है, यहाँ पर ये वाला ना होगा, तो कर्ण है। कर्ण में अगर हम तृतीय विभक्ति जोड़ेंगे, मतलब तृतीय विभक्ति में कर्ण का रूप देखेंगे तो ये हो जाएगा कर्णेन। ठीक है ना, कौन सा क्या हो जाएगा? तो कर्णेन हो जाएगा। किस सूत्र से? तो यहाँ पर एनांग विकार सूत्र से। आगे देखेंगे 95 नंबर, क्रिया विशेषण में किस विभक्ति एवं वचन का प्रयोग होता है? क्रिया विशेषण में, तो क्रिया विशेषण में 95 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बी हो जाएगा, अर्थात कि यहाँ पर द्वितीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग होता है। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं सुंदर। सुंदर क्या है? एक विशेषता है, सुंदर एक विशेषता है, लेकिन हम लिख देंगे सुंदरम, तो हो जाएगा क्रिया विशेषण। और मान लीजिए इसको हम लिखते हैं सह सुंदरम, मतलब लास्ट में हलांत हो जाएगा, तो सुंदरम लिखती। विशेषण क्या है इसमें? सुंदर है, और क्रिया विशेषण सुंदरम है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर बी। ठीक है, क्रिया विशेषण। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 96। प्रश्न संख्या 96 कह रहा है क्या चीज कि गछन में किस प्रत्यय का प्रयोग होता है? सत्री, शानच, कत या कतवतु। तो गछन में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग होता है? तो इसमें होता है यहाँ पर सत्री प्रत्यय का। कौन सा प्रत्यय? सत्री प्रत्यय का। कैसे होगा वो समझिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर गम धातु में हम जोड़ते हैं, गम धातु में सत्री प्रत्यय जोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा गच्छत। क्या हो जाएगा? गच्छत हो जाएगा। सत्री के सा और रा का लोप हो जाता है और ता बच जाता है। तो गम धातु में अगर जो हम सत्री प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा गा चा
छ और ता, गच्छत बन जाएगा। लेकिन पूछिएगा कि यहाँ तो गच्छन है, तो देखिए जो गच्छन है ना वो पुल्लिंग का है, मतलब गम धातु में जब बनाएंगे हम लोग सत्री प्रत्यय जोड़ के गच्छत, तो गच्छत पुल्लिंग में गच्छन बन जाता है। पुल्लिंग में क्या बन जाता है? गच्छन बन जाता है। जैसे क्री धातु में अगर हम सत्री प्रत्यय जोड़ेंगे, क्री धातु में अगर जो सत्री प्रत्यय जोड़ते हैं ना, सत्री प्रत्यय, तो उसका क्या बन जाएगा? पूर्वत बन जाएगा, और पुल्लिंग में पूर्वन बन जाएगा। जैसे गच्छत का गच्छन बन गया। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 97। यहाँ पर हल संधि किसे कहते हैं? यहाँ पर व्यंजन संधि होगा। हल संधि किसको कहते हैं? व्यंजन को। ये कोई बताने वाली चीज नहीं है, मैंने कई बार आपको बताया होगा। आगे देखिएगा यहाँ पर प्रश्न संख्या 98। आक प्रत्याहार में कौन वर्ण है? आक प्रत्याहार में कौन सा वर्ण नहीं है? कौन सा वर्ण नहीं है? तो देखिए एक बात याद रखिए, 98 नंबर प्रश्न में आक प्रत्याहार में कौन कौन वर्ण आता है? तो आ आता है, ठीक है, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। एक आता है ई, ये वाला ई आता है, और दूसरा में आता है ऊ, ठीक है, वो ऊ भी यहाँ पर दिया हुआ है। तीसरा में आता है री, तो री यहाँ पर ये वाला दिया हुआ है, और लिरी आता है, ठीक है ना। तो लिरी इसमें नहीं है, लिरी इसमें नहीं है। तो ई तो है इसमें, लेकिन लिरी नहीं है, तो कोई बात नहीं। वा जो है ना वो कोई प्रत्याहार नहीं है, आक प्रत्याहार में नहीं आता है। मैंने जो बताया वही आता है। जैसे आ आता है, ई आता है, री आता है, ऊ आता है और लिरी आता है। यही 5 आक प्रत्याहार में आते हैं। आगे देखिएगा 99वां प्रश्न। संस्कृत भाषा में स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो संस्कृत भाषा में 13 स्वर होते हैं। राइट आंसर आपका बी होगा। और बात किया जाए व्यंजन का, तो 33 व्यंजन होते हैं। कितना व्यंजन होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। अगर हम बात करेंगे आयोग बाह का, तो 4 आयोग बाह वर्ण होते हैं। अब देखिए बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि 13 तो स्वर वर्ण हो गए, इसमें ह्रस्व और दीर्घ कौन होता है? तो देखिए मूल स्वर जो है ना, जो जिसको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, वो टोटल 5 है। ह्रस्व स्वर कितना है? 5 है। और कौन कौन है? तो आ, ई, उ, री, लिरी। आ, ई और री, लिरी, और क्या होता है? ऊ होता है। तो ये 5 होता है, जो कि मैंने अभी यहाँ पर बताया आप सभी को। अब होता है एक और, जिसको हम बोलते हैं दीर्घ स्वर। उसकी संख्या होता है 8, ठीक है ना। हम स्वर में बता रहे हैं, स्वर वर्ण में 5 जो संख्या होती है ना, वो ह्रस्व स्वर की होती है, जिसको मूल स्वर भी बोलते हैं। और 8 जो संख्या होती है ना, वो दीर्घ स्वर की होती है। तो 8 में से कौन कौन हो गया? तो देखिए इसमें कौन कौन हो जाएगा वो समझिएगा। आ हो जाएगा, दीर्घई ई हो जाएगा, दीर्घ ऊ हो जाएगा, री हो जाएगा, ए, आई, ओ, और ये 8 हो जाएगा। तो 8 5 13, अर्थात इस स्वर की संख्या कितना होता है? 13। अब देखेंगे 100 नंबर प्रश्न, यानी कि 100वां प्रश्न। हसी चा एक संधि सूत्र है, जो कि किसका है? तो हसी चा एक संधि सूत्र किसका है? विसर्ग का है, व्यंजन का है, स्वर का है, या इनमें से कोई नहीं? तो हसी चा जो है ना साथियों, ऑप्शन बी व्यंजन का है। तो इसका राइट आंसर बी लगा लीजिएगा। राइट आंसर बी नहीं होगा, ये विसर्ग का है, ठीक है। ये विसर्ग का सूत्र है, व्यंजन का नहीं है। तो हसी जो चा है ना, वो यहाँ पर विसर्ग का सूत्र हो जाएगा। ऑप्शन ए लगा लीजिएगा। अब देखिए 1 से लेकर के 100 प्रश्न में किसी को कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए हम सोल्व करवाते हैं अब सब्जेक्टिव प्रश्नों को। तो दोस्तों इस प्रकार से हम आ चुके हैं खंड बा, अर्थात कि यहाँ पर सब्जेक्टिव प्रश्न में। आप लोग निश्चिंत होकर के बिना डरे हुए ना इस वीडियो में जो हम बताएंगे सब्जेक्टिव प्रश्न, उसको याद करने का कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले हम आप सभी को बता देना कि इसमें सभी सब्जेक्टिव प्रश्न दिया हुआ है, और आप सभी पीडीएफ के भरोसे पर नहीं रहिए, क्योंकि जब पीडीएफ आपको मिल जाएगा ना, तो वो निश्चित आप रख दीजिएगा, आप उसको पढ़ने वाले नहीं हैं। तो जो हम जैसे बता रहे हैं याद करने के लिए, बस उसे याद करते रहिएगा, और जो हम जैसे बताएंगे ना वैसे लिखते भी रहिएगा अपने कॉपी पर। तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न में यहाँ पर सबसे पहले हम आपको समझा देते हैं। इसमें टोटल 10 प्रश्न दिया हुआ है, और उसके बाद वाक्य बनाने के लिए है, जिसमें से टोटल 11 प्रश्न दिया हुआ है। इसमें कोई 5 बनाने के लिए रहेगा। तीसरा प्रश्न में आप सभी को पद की व्याख्या संस्कृत अथवा हिंदी में करने के लिए रहेगा। तो यहाँ पर टोटल 3 श्लोक दिया गया है। इसके बाद चौथा प्रश्न में हम जैसे ही आएंगे ना, तो यहाँ पर संस्कृत में निबंध लिखने के लिए रहेगा। जो मैंने क्लास में बताया है आप सभी को वही याद कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने टॉप के जो 8-9 संस्कृत के जो टॉपिक है निबंध के लिए ना, वो मैंने बता चुका है, तो वो आप लोग याद कर लीजिएगा। पांचों प्रश्न में जैसे ही आइएगा तो इसमें किसी भी 4 प्रश्नों का उत्तर देने के लिए रहेगा। तो इसमें ना आप लोग किसी भी यहाँ पर व्याकरण से प्रश्न को बना लीजिएगा। जैसे व्याकरण का प्रश्न ये बना लीजिए, ये बना लीजिए। मैंने कई बार बताया है आप सभी को, कर्मधारय बहुव्रीहि का
परिभाषा भी मैंने आपको बताया है और आप सभी को याद भी होगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न, उपसर्ग किसे कहते हैं, तो ये बना लीजिए। इसके बाद इसमें जो आप सभी को हल्का लगे, जैसे एक प्रश्न यहाँ पर 5वां नंबर में है, प्रधानाचार्य के पास आकस्मिक अवकाश हेतु संस्कृत में पत्र लिखना है। ठीक है ना, तो ये हो गया 1 2 और ये वाला एक बना लीजिएगा, ये हो जाएगा 3 एंड एक आपको 8 नंबर में अपठित गद्यांश रहेगा, तो उसका उत्तर पढ़ करके देने के लिए रहता है। तो पढ़ करके ना ये सब प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा, ये सब प्रश्नों का आंसर इसी में छुपा हुआ रहता है। तो ये हो जाएगा आसानी से बनाने के लिए, लेकिन आपको याद है ना अगर अच्छे से, तो आप अच्छे से ये सब प्रश्न भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर देने वाले प्रश्न से। सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा, ग्राम दाहेन का दग्घा, यानी गांव के आग में कौन जल गई थी, तो जो गांव के आग में मतलब प्रच्छन्न रूप से जली थी उसका नाम था वासव दत्ता। प्रच्छन्न रूप से योजना के तहत वासव दत्ता जल गई थी। अब चलेंगे हम यहाँ पर दूसरा प्रश्न में। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि कया मुनिहा अभिहिता, अर्थात कि मुनि जो थे ना वो कब निश्चिंत हो गए थे, तो मुनि जो थे ना वो मूषिकाय मुनि निश्चिंत अभिहिता, यानी कि मूषिका के बाद, यानी कि चूहिया को शादी कराने के बाद, विवाह के बाद वो निश्चित हुए थे। तीसरा प्रश्न है वायुमंडल के प्रदूषयंती। अब देखिए ये सबसे यहाँ पर लॉन्ग, थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है इसका आंसर, तो इसको मैंने शॉर्ट में लिखने का कोशिश किया है। धूमा रजा विष गैसा तथा उद्योगानाम अपशिष्टानि वायुमंडलनम और प्रदूषयंती, अर्थात कि धूल कण जितने भी खराब गैस है, जो विषैले गैस हैं, तथा उद्योग के जो अपशिष्ट पदार्थ है उससे वायुमंडल क्या होता है, प्रदूषित होता है। ये बहुत ही आसान संस्कृत वाक्य में आंसर दिया हुआ है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या चौथा प्रश्न में बताया जा रहा है म्यूरा शाह के नदंती, म्यूरो शाह गजेंद्रा नदंती। इसके बाद आगे देखिएगा पांचवा प्रश्न वृद्धाया शोकस्य की कारणम आसीत, वृद्ध यानी कि जो बूढ़ी महिला थी ना उसकी शोक का कारण क्या था, तो सा मतलब वह वृद्धा चिंतयति, यानी वह महिला सोचती है, वह वृद्धे सोचती है कि मम विषस्य तीव्रतया मरणे सति अस्य बालकस्य का गति भविष्यति, अर्थात कि वो जो महिला रहती है ना बूढ़ी औरत, वो सोचती है कि मम यानी मेरे विष की तीव्रता से, जब उसको काला नाग डस लेता है तो मेरे में विष की तीव्रता से मर जाने पर अस्य बालकस्य, इस बालक को आगे क्या होगा, तो इसीलिए वो जो बूढ़ी औरत रहती है ना वो चिंता में रहती है, मतलब शोक प्रकट करती है। चलिए आगे देखिएगा छठा प्रश्न शीत वर्मण कन्यनात्मजा का आसीत, यानी शीत वर्मा का छोटा पुत्र कौन था, तो शीत वर्मण कन्यनात्मजा सत्यवर्मा आसीत, यानी सत्यवर्मा था। आगे देखिएगा काम उभायता बिहार राज्यम स्थितम विदते, यानी किसके दोनों ओर बिहार राज्य स्थित है, तो गंगा के दोनों ओर। उभायता मतलब क्या होता है, दोनों ओर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गंगागाम, यानी गंगा उभायता बिहार राज्यम स्थितम विद्यते, इसका राइट आंसर होगा। आठवां प्रश्न देखिएगा शंकराचार्यस्य शास्त्रार्था केन समम बभूव, अर्थात कि शंकराचार्य के साथ में किसका शास्त्रार्थ हुआ था, तो शंकराचार्य के साथ में ना मंडन मिश्र का यहाँ पर शास्त्रार्थ हुआ था। जहाँ पे प्रश्नवाचक रहेगा ना वहाँ पर आपको आंसर डालना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर प्रश्नवाचक है का, यानी कौन था, तो यहाँ पर कौन था छोटा पुत्र, तो सत्यवर्मा था, तो हम यहाँ पर आंसर लिख देंगे सत्यवर्मा। उसी प्रकार से यहाँ पर प्रश्न किया जा रहा है काम उभायता किसके दोनों ओर, तो गंगा नदी के दोनों ओर। इसके बाद यहाँ पे प्रश्न किया जा रहा है केन, यानी कौन उनके सामने शस्त्रार्थ किए थे, तो मंडन मिश्र, तो इसी के सामने ना हम लोग आंसर लिखेंगे, मतलब केन के ही स्थान पर। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि संस्कृत में ना वाक्य बनाने में कैसे मतलब वाक्य बनाया जाता है। चलिए आगे देखिएगा नौवां प्रश्न प्रयोग प्रधानम किम भवति, तो प्रयोग प्रधानम नाट्य शास्त्रम भवति, प्रयोग प्रधान की विधा क्या है, नाट्य शास्त्र है। मैंने आपको कई बार बताया भी है। आगे देखिएगा 10वां प्रश्न ऐसा मम सुता भविष्यति इति का उक्तवान, ये किसने बोला है, तो ये बोले हैं वो जो वृद्ध औरत थी ना वो। ठीक है, तो ऐसा मम सुता भविष्यति इति वृद्धा उक्तवान, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न किया जाएगा, जैसे यहाँ पे प्रश्न किया कह उक्तवान, किसका युक्ति है ये, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वृद्धा यानी बूढ़ी औरत का, इस प्रकार से। अब हम आ चुके हैं इन्हीं 5-6 पदों को संस्कृत में वाक्य बनाने में, ठीक है। यहाँ भी आपको 5 नंबर का पूछा जाएगा, और ये जो हम अभी संस्कृत में एक वाक्य में उत्तर दिए ना, ये आपको 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, किसी 5 पदों को संस्कृत में वाक्य बनाने के लिए कुत्र मतलब होता है कहाँ, तो यहाँ पर कुत्र का क्या बनाइएगा, भवान कुत्र गच्छति, आप कहाँ जाते हैं, आप कहाँ जाते हैं। इसका हिंदी अर्थ आपको लिखने के लिए नहीं रहेगा, मैं यहाँ पर सिर्फ आपको ना समझाने के लिए दे रहा हूँ लिख करके, ठीक है। आगे देखिएगा, दूसरा में है दृष्टवा, बालका गुरुवम दृष्टवा नमति, यानी बालक गुरु को देखकर क्या करता है, नमस्कार करता है। आगे देखिएगा, राजा, राजा राजा प्रजा पालयति, राजा प्रजा की रक्षा करता है। देखिए, जो भी आसान शब्द है ना, जिससे आपके मन में कोई वाक्य उत्पन्न होता है, तो उसी वाक्य को बनाइएगा। जो वाक्य आपको हार्ड लगे, थोड़ा मजबूत लगे, तो उसे आप नहीं बनाइएगा, ठीक है। चलिए, तो ऐसे आप कर सकते हैं, जैसे आप राजा का बना सकते हैं, यहाँ पर पुत्र का बना सकते हैं, ये सब हल्का हल्का शब्द है, तो इसे आप बना सकते हैं। क्रियते, तो क्रियते का क्या बनेगा, विद्यालय अध्ययनम क्रियते, यानी विद्यालय में पढ़ाई की जाती है, ये हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी का क्या बना सकते हैं, तो ब्रह्मचारी नियमम पालयति, यानी ब्रह्मचारी नियमों का क्या करता है, पालन करता है। मैंने क्या किया इसमें, कुछ नहीं, बस संस्कृत में थोड़ा सा नियमम यानी नियम का, पालयति यानी पालन करता है, ऐसे कर देंगे, हो जाएगा। इसके बाद है सूर्य, सूर्य प्रतिदिनम उदयति, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं हम, सूर्य त्रिलोक दीप अस्ति, सूर्य तीनों लोकों का दीप है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं सूर्य, और भी इसका वाक्य बना सकते हैं सूर्य से। आगे देखिएगा, नदंती, बालका उद्याने नदंती, यानी बच्चे बगीचे में हंसते हैं। आगे देखिएगा, नभा, नभा का क्या बनेगा, नभा मतलब होता है आकाश से, तो नभा नीलम भवती, आकाश नीला है, ऐसे बना सकते हैं, बहुत अच्छा से बन जाएगा। और आसान आसान शब्द भी है इसमें। व्याम, व्यायाम का क्या बन जाएगा, व्यायामम का बन जाएगा, यहाँ पर व्यायामम का बन जाएगा व्यायामः स्वास्थ्याय भवति, यानी व्यायाम स्वास्थ्य के लिए होता है, ठीक है ना, स्वास्थ्य के लिए होता है। करोति, छात्र कार्यम करोति, यानी छात्र काम करते हैं, करोति छात्र कार्यम करोति, ये सबसे आसान शब्द है, ऐसे आप बना सकते हैं। अगला यहाँ पर है विद्यालय, विद्यालय का क्या बनाइएगा, तो विद्यालय शिक्षाया स्थानम अस्ति, अर्थात कि विद्यालय शिक्षा का स्थान है, आसान शब्द में। तो जो मैंने बताया उसको आप लिख लीजिएगा। ऐसे जो भी टॉप के मतलब वाक्य बनाने वाला जो टॉप के शब्द है ना, वो मैंने आप सभी को बता दिया है, ठीक है। क्रैश कोर्स में आप देखिएगा, मैंने उसमें पूरा क्लियर कर दिया है। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, यहाँ पर श्लोक का हिंदी या संस्कृत में व्याख्या करने के लिए ये आपको कितना नंबर का पूछा जाएगा, तो टोटल 7 मार्क्स का पूछा जाएगा। देखिएगा, पहला श्लोक है हमारा, श्रम कल्म पिपाशोण सीतादीनाम सहिंसुता आरोग्यम चापि परम व्याम मादुपाज्यते, ये हो गया आप सभी का श्लोक। श्लोक याद करने के लिए आपको रटना नहीं है, बस इसमें जो पहला पंक्ति का पहला 2 शब्द है ना, जैसे कि श्रम कल्म पिपाशोण, ये आपको याद कर लेना है, और लास्ट का 2 पंक्ति याद कर लेना है, बस 2 शब्द याद कर लेना है, बस इतना काफ़ी है। और इससे आप पकड़ सकते हैं कि इसका हिंदी अर्थ क्या होगा। जैसे इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा, सबसे पहले लिखने का नियम आप लोग जान लीजिएगा। लिखने का नियम है कि सबसे पहले आप संकेत लिखेंगे, संकेत में आप सभी को मैंने बता दिया है, ज़्यादा यहाँ पर आपका समय नहीं लेंगे। उसके बाद संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक, संदर्भ में देखिएगा यहाँ पर थोड़ा कम लिखा हुआ है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है यहाँ पर, लेकिन आपको इस प्रकार से नहीं लिखना है। आपको लिखना है कि प्रस्तुत श्लोक हमारे संस्कृत पाठ्य पुस्तक कौस्तुभ भाग 2 से लिया गया है, जो कि जिसके शीर्षक कौन है, तो व्यायाम है, और इसके लेखक कौन है, तो आचार्य सुश्रुत हैं, और इनके एक पुस्तक है सुश्रुत संहिता, उसी से संकलित है। ऐसे करके आप लिख दीजिएगा, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा लिख दीजिएगा, यहाँ पर इसमें क्या चीज़ का वर्णन है, तो व्यायाम का वर्णन है। अब इसको हम आएंगे व्याख्या में। व्याख्या में क्या लिखने के लिए रहता है, तो जो श्लोक का हिंदी है ना, वही लिख दीजिए। जैसे इस श्लोक में क्या बताया गया है और क्या इसका हिंदी है, वो सुनिएगा। तो इस श्लोक में बताया गया है कि नियमित व्यायाम करने से मनुष्य में कभी भी श्रम, थकान, प्यास, गर्मी, सर्दी, अर्थात कि
सर्म कल्म पिपाशोन सहिष्णुता, ये जो 5 से 6 चीज है ना, वो आपको कभी भी सहन करने में सक्षम बनाएगा। व्यायाम से शरीर बलवान होता है और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। अतः स्वस्थ जीवन के लिए व्यायाम अत्यंत आवश्यक है। शब्दार्थ भी लिख दीजिएगा 2-3 शब्दों का। जैसे आपको अगर शब्दार्थ नहीं भी पता रहेगा ना, तो जो भी इसमें शब्द पता है उसको आप लिख दीजिएगा, ताकि एग्जामिनर को वहां पर लगे कि हाँ ये शब्दार्थ लिख रहा है। जैसे श्रम का मतलब होता है परिश्रम करना, यहाँ पर शीत मतलब होता है सर्दी, आरोग्य मतलब होता है स्वास्थ्य, ठीक है। परम मतलब होता है श्रेष्ठ, ठीक है ना। तो ऐसे करके आप लिख सकते हैं। उप जायते मतलब होता है उत्पन्न होना, ऐसे करके, ठीक है। बस जो मैं बताया हूँ उतना ही आपको लिखना है, और मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि इसमें आपको 7 का 7 मार्क्स मिल जाएगा। चलिए आगे देखिएगा दूसरा श्लोक। ज्ञाने मौनम क्षमा शक्तो त्याग लाघवापि पार्य। दूसरा पंक्ति है कि गुणा गुणानुबंधित्वात् तस्य सप्रसाव इव, अर्थात कि इसका हिंदी अर्थ क्या होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे संकेत, जिसमें हम लिखेंगे ज्ञाने मौनम, और इसको हम ऐसे डॉट डॉट करेंगे, और लास्ट वाला 2 शब्द लिखेंगे सप्रसाव इव, ठीक है ना, इस प्रकार से। अब लिखेंगे संदर्भ, इस श्लोक में क्या बताया गया है, इस श्लोक में यह श्लोक कहाँ से लिया गया है, ठीक है। इसका व्याख्या क्या होगा देखिएगा। इस श्लोक का अर्थ यह है कि जो व्यक्ति ज्ञान, मौन, क्षमा, शक्ति और त्याग ये सब में निपुण होता है, उसकी प्रशंसा और सम्मान अपने आप उत्पन्न होता है। यानी जो व्यक्ति ये सब में निपुण होगा ना, ये सब ज्ञान में निपुण होगा ना, तो उसकी प्रशंसा और सम्मान अपने आप उत्पन्न होती है। जैसे गुण एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और क्या रहते हैं, सुसंगठित रहते हैं। जैसे किसी के पास ज्ञान है ना, तो मौन भी उसी के अंदर होगा, और ज्ञान मौन है तो क्षमा करने की भी शक्ति उसी के अंदर होगा, और ये सब 3 चीज है तो शक्ति और त्याग भी उसके अंदर होगा। तो वही बताया जा रहा है कि जैसे एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और सुसंगठित रूप से प्रभाव डालते हैं, तो उसी प्रकार से उस व्यक्ति के गुण जो है ना, उस समाज में भी असर पड़ता है। इसीलिए अगर आप जिस प्रकार से बनिएगा, उसी प्रकार से आपका समाज, आपका गांव बनेगा। इसके बाद लिखना है हमें शब्दार्थ। शब्दार्थ में क्या है, तो ज्ञान का अर्थ क्या होता है, मौनम मतलब क्या होता है, त्यागे मतलब क्या होता है, सप्रसाव इव मतलब क्या होता है। तो ये सब आप लिख सकते हैं, थोड़ा मोड़ा आप जरूर लिख दीजिएगा शब्दार्थ में। अब देखते हैं हम तीसरा श्लोक। अब तीसरा श्लोक को भी वैसे ही आप कीजिएगा, 2 शब्द पहले का लिख लीजिएगा और अंतिम का 2 शब्द। इस प्रकार से हम लिख लेंगे संकेत, इसके बाद हो जाएगा संदर्भ, और हम संदर्भ के बाद हम लिखेंगे व्याख्या। संदर्भ बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। मैंने जिस प्रकार से लिखा है ना, वैसे आपको नहीं लिखना है, जैसे नियम बताया है लिखने के लिए वैसे लिखना है आप सभी को, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सबसे पहले इसमें आपको लिख लेना है कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक संस्कृत साहित्य से लिया गया है, जिसका नाम है कौस्तुभ भाग 2 से संकलित है। इस प्रकार से पहला पंक्ति हो जाएगा। आगे फिर लिखिएगा कि इसके लेखक महर्षि वाल्मीकि हैं तथा यह वर्षा वर्णन नामक पाठ से लिया गया है। इसमें भगवान राम के द्वारा बताया गया वर्षा का वर्णन सुंदर और सौंदर्य तरीके से वर्णन किया गया है। बस इतना आप लिख दीजिएगा, ये हो गया संदर्भ में। अब फिर से आप व्याख्या में आइएगा और लिखिएगा कि प्रस्तुत पंक्ति के द्वारा महर्षि वाल्मीकि यह बताना चाह रहे हैं कि, उसके बाद उसका आंसर लिख दीजिएगा जो भी इसका आंसर है। तो ये श्लोक पता कैसे कीजिएगा कि कहाँ से लिया गया है, तो आप थोड़ा सा भी पढ़िएगा ना, तो इसमें आपको समझ में आ जाएगा। बारिधारा मतलब क्या होता है, बादल होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप समझ जाइएगा। बादल का वर्णन वर्षा वाला चैप्टर में है। चलिए, बाल कीना यानी बालक जो रहते हैं, और जो वर्णन है ना, वो सब वर्षा वर्णन में है, तो वो समझ जाइएगा आप लोग, क्योंकि मैंने आपको अच्छे से श्लोक का अर्थ बताया है और कहानी बताया है, जो भी वर्णन है वो बताया है, जितना निबंध है वो बताया है, तो समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा एक शब्द पकड़िएगा ना, तो समझ में आ जाएगा वो चैप्टर, वो जो श्लोक है ना, वो किस चैप्टर से आखिर लिया गया है। तो इस प्रकार से हम इसका व्याख्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति के द्वारा यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि बताना चाहते हैं कि नदियां अपने जल को लेकर निर्बाध रूप से बहती है। कभी कभी वे तेज बहाव से गिरकर पहाड़ों और शिखरों पर ठहरती है और पुनः प्रभावित होकर अपनी यात्रा जारी रखती है। इस प्रकार यह श्लोक प्रकृति की शक्ति, नदियों की
अविरल प्रवाह को दर्शाती है। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि इसमें क्या बताया गया है, और शब्दार्थ में भी आप लोग लिख दीजिएगा। इस प्रकार से हम आ चुके हैं निबंध में। निबंध में आप सभी को बता दें कि टोटल 5 टॉपिक पूछा जाएगा निबंध का। जैसे यहाँ पर देखिएगा दिवाली पूछा गया है, मम प्रिय शिक्षका, सदाचार, भारतवर्षा और राष्ट्रभाषा। आप सभी को बस इतना करना है कि जो मॉडल पेपर हमने जो सोल्व करवाया है ना, उस मॉडल पेपर के जितने भी निबंध है, जितने भी सब्जेक्टिव प्रश्न है, वो याद कर लीजिएगा। फिलहाल मैं तो अभी निबंध के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन जितना भी उसमें सब्जेक्टिव है ना, वो सब याद कीजिएगा, ठीक है। मम प्रिय शिक्षक उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। सदाचार और भारतवर्ष, ये 3 याद कर लीजिएगा, ये 3 बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब एक है आप सभी का राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या है आप सभी का? तो राष्ट्रभाषा है हिंदी, ठीक है। तो राष्ट्रभाषा हिंदी के लिए आपको मैंने यहाँ पर लिख दिया। जैसे यहाँ पर आपको लिखना है, राष्ट्रभाषा प्रत्येक राष्ट्रस्य प्रमुखम भाषा रूपेण गृहीतस्ति, यानी कि राष्ट्रभाषा जो होता है सभी राष्ट्रों का, किसी भी राष्ट्र का, एक राष्ट्र का क्या रहता है? प्रमुख भाषा रहता है। भारत देशे संस्कृत हिंदी च राष्ट्रभाषा महत्वपूर्ण भागा संति, अर्थात कि भारत देश का संस्कृत और हिंदी क्या है? तो राष्ट्रभाषा महत्वपूर्ण है। राष्ट्रभाषा देशस्य एकताम संस्कृताम च वर्धयति, यानी कि राष्ट्रभाषा देश की एकता और संस्कृति का वर्णन करता है। बालका विद्यालय राष्ट्रभाषाया अध्ययनम कुर्वन्ति, बालक विद्यालय में राष्ट्रभाषा का ही अध्ययन करते हैं। राष्ट्रभाषा केवलम संवादाय न अपितु शिक्षकाय साधनम अपि प्रयुक्ते, अर्थात कि राष्ट्रभाषा केवल बातचीत का एक भाषा नहीं है, बल्कि वो शिक्षा का भी एक भाषा है। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। बाकी का और भी लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो यहाँ पर आप देख करके लिख सकते हैं। यहाँ पर आगे लिखा हुआ है, प्रत्येक नागरिका राष्ट्रभाषा आदर पूर्वकम आचरितुम यत्नम कुर्यात्, यानी सभी जो भारत के नागरिक है ना, उनको राष्ट्रभाषा को क्या करना चाहिए? आदर पूर्वक क्या करना चाहिए? आचरण करना चाहिए। राष्ट्रभाषाया ज्ञानम सामाजिक संबंधना दृढ़म करोति, अर्थात कि राष्ट्रभाषा का जो ज्ञान है ना, वो समाज में संबंध को बढ़ाता है और समाज में इसका विकास होना चाहिए। आगे बताया जा रहा है, राष्ट्रभाषा देशस्य गौरवम दर्शयति, राष्ट्रभाषा देश की गौरव को दर्शाता है। राष्ट्रभाषा संरक्षणम सर्वत्र कर्तव्यम, यानी राष्ट्रभाषा का संरक्षण करना सबसे बड़ा कर्तव्य है और ये करना चाहिए सभी को। अतः राष्ट्रभाषा प्रत्येकस्य जीवनस्य महत्वपूर्ण अस्ति, अर्थात कि अतः यानी कि अंत में हम यही लिखेंगे कि राष्ट्रभाषा प्रत्येक जीवन के लिए, प्रत्येक लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से हम ना राष्ट्रभाषा के ऊपर लिख देंगे, ठीक है। वह आप लिख लीजिएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में भी आ गया होगा। और अस्माकम देशा का मैंने पहले भी आपको बता दिया है, तो यहाँ पर मैं इसको नहीं बताऊंगा। सदाचार के बारे में नहीं बताया है, तो यहाँ पर देख लीजिए। सदाचार में सदाचार मानवस्य जीवनस्य आधार अस्ति, अर्थात कि सदाचार मानव के जीवन का आधार है। यह सत्यम आचारतीशा और सदाचारवान भवति, अर्थात कि ये सत्य आचरण और सदाचार भावना को प्रदर्शित करता है। शीलम आचारितुम प्रत्येक प्रयत्नम करोति, धर्मम पालनम सर्वदा आवश्यकम, माता पितृभ्य श्रद्धा सदा कर्तव्यम। आगे है, सुनिएगा ध्यान से, गुरुभ्य सम्मानम दातव्यम, सत्यम भाषणम सदाचारस्य अंशम, परोपकारा सदाचारम वर्धयति, सदाचारम आचरणम मानव सुखी भवति, प्रत्येक मनुष्य सदाचारम आचरितुम प्रयत्नम कुर्यात्। इसका हिंदी अर्थ ये हो गया कि माता पिता के साथ साथ गुरु का भी मतलब आदर करना चाहिए, सदाचार के भावना से आदर करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए, और यहाँ पर एक मानव जीवन के लिए हमें अच्छे आचरण का यहाँ पर सुख लेना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है सदाचार में। चलिए आगे देख लेते हैं। इसके बाद है मम प्रिय शिक्षका, तो इसको आप छोड़ सकते हैं, इसको आप नहीं याद कीजिएगा, ठीक है ना, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब इसके बाद हम आ चुके हैं दीपावली पर।
तो दीपावली पर आप चाहें तो याद कर सकते हैं, और दीपावली के साथ साथ ना होली पर भी याद रखिएगा, क्योंकि दीपावली का प्रश्न पूछा हुआ है और होली जो है ना अभी तक एग्जाम में आपको नहीं पूछा है। ठीक है ना, तो दोनों याद कीजिएगा, कोई ना कोई आ ही जाएगा आपके एग्जाम में। यहाँ पर सुनिएगा, दीपावली कार्तिक मासस्य अमावस्याम तिथौ मान्यते। दीपावली कार्तिक मास के अमावस्या के दिन मनाया जाता है। इदम भारतीयाना प्रकाश पर्व अस्ति, अर्थात कि यह भारतीयों के लिए प्रकाश पर्व है। अतः सर्वत्र दीपा प्रज्वलन्ते, अर्थात कि सभी लोग दीप जलाते हैं। राम लंका विजयते यदा अयोध्यम आगछत, अर्थात कि राम लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या आए थे। तदा उसके बाद अयोध्यावासिनी, मतलब अयोध्या के लोग, दीपान प्रज्वल्य प्रकाशम उत्सवम चा अकुर्वन, यानी कि अयोध्यावासी लोग क्या किए थे ना, दीप जला करके वहां पर उत्सव मनाए थे। इस प्रकार से और भी लिखा हुआ है, जो भी दीपावली में होता है, जो भी मान्यता है, वो सब यहाँ पर वर्णन है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा। अब दोस्तों बहुत सारे बच्चों का एक प्रश्न रहता है कि आखिर निबंध जो होता है ना वो हम कितने वाक्यों में लिखेंगे। तो देखिए क्लास 10th में आपने कितने वाक्यों में लिखा था, तो 7 से 8 वाक्य में आप लिखे थे, उतना ही लिखने के लिए रहता है, क्योंकि एग्जाम में ना उतना ही पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा ना, तो इसमें कुछ भी वर्णन नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं कहा जा रहा है कि आप कितने वाक्य में लिखें। ठीक है ना, तो मैं आपको बोलूंगा ना कि यहाँ पर 10 वाक्य से लेकर के आप 12 वाक्य या फिर 12 से ऊपर वाक्य में आप लिखिएगा। ठीक है, अगर 12 से 13 वाक्य में लिखिएगा तो ज़्यादा बड़ा और ना ज़्यादा छोटा रहेगा, अच्छा रहेगा, तो उसको आप लिख लीजिएगा 12-13 वाक्य में। ठीक है, तो इस प्रकार से दिवाली पर याद कर लीजिएगा। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ से शुरू होता है। सबसे पहला प्रश्न है, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास को सोदाहरण स्पष्ट करें। तो सबसे पहले हम कर्मधारय को स्पष्ट करेंगे। परिभाषा क्या है कर्मधारय का, तो जिस समास में दोनों पद एक ही वस्तु का विशेषण विशेष्य होता है उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। अर्थात कि इसमें पहला पद दूसरे पद का विशेषण होता है। जो पहला पद है ना वो दूसरे पद का क्या है, विशेषण है। जैसे इसमें विग्रह क्या होगा, तो एक विशेषण होगा और दूसरा विशेष्य होगा। पहला पद क्या होगा, विशेषण होगा, और दूसरा पद क्या होगा, मतलब पहले पद दूसरे पद का विशेषण होगा। जैसे नील कमल, नीलम कमल, नील एक क्या है, नील एक क्या है, विशेषण है, वह कमल क्या है, नीला है, नीला ही उसकी विशेषता है। ठीक है, महापुरुष, पुरुष है लेकिन वो महान है, तो उसकी विशेषता क्या है, उसकी विशेषता है कि वो पुरुष महान है। तो महान इसमें क्या हो गया, महान इसमें हो गया विशेषण। तो मैंने पहले ही बताया ना कि पहला शब्द जो है ना दूसरे शब्द का विशेषण है। तो जिसमें पहला शब्द देखिएगा इसमें भी और इसमें भी वो क्या है, विशेषण है। जैसे इसमें है सत्य वचनम, यानी सत्य वचन तो है लेकिन सत्य क्या है, विशेषता है। सत्य क्या है, एक विशेषण है। वचन तो बोल रहा है वो, लेकिन सत्य बोल रहा है, यही उसका विशेषण है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बहुब्रीहि समास में। बहुब्रीहि समास क्या कहता है कि जिस समास में समस्त पद का अर्थ उसके भीतर के किसी पद से न होकर के अन्य व्यक्ति या वस्तु से होता है उसे बहुब्रीहि कहते हैं। अर्थात कि इसमें ना ही पहला पद प्रधान होगा और ना ही दूसरा पद प्रधान होगा, इसमें किसी अन्य व्यक्ति को प्रधान कहा जाता है। जैसे सुनिएगा, इसमें समस्त पद किसी तीसरे का बोध कराता है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि तीसरे व्यक्ति का बोध कराएगा विग्रह करने पर, जैसा जिसके पास है वह। जैसे इसमें क्या होगा, उदाहरण के लिए समझिएगा, पीताम्बरम, पीताम्बरम में देखिएगा पीतम अम्बरम यशसा, अर्थात कि पीले वस्त्र पहनने वाला श्री कृष्ण। तो ना ही पीला जो पहला शब्द है और ना ही वस्त्र ये दूसरा शब्द है, दोनों में से कोई भी इसमें प्रधान नहीं है। इसमें कहा जा रहा है किसके बारे में, तो श्री कृष्ण के बारे में, जो कि एक तीसरे व्यक्ति हैं और वही इसमें प्रधान होंगे। इसके बाद है चतुर्भुज, चतवारह भुजा यशसा, अर्थात कि 4 भुजाओं वाला विष्णु। लंबोदर, अर्थात कि लंबा उदर वाला गणेश। दशानन, अर्थात कि 10 आनन यानी 10 सिरों वाला रामन। तो देखिए किसी भी शब्द में ना ही 4 भुज, लंबा उदर, 10 सिर, ना ही इसमें से कोई भी पद प्रधान है और ना ही किसी के बारे में बताया जा रहा है। इसमें डायरेक्ट किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है। जैसे 10 आनन, 10 सिर है, किसका है 10 सिर, ना 10 का प्रधान है ना सिर का प्रधान है। इसमें सीधे कि सीधे किसका प्रधान बताया जा रहा है, तो
यहाँ पर रावण को प्रधान बताया जा रहा है। इस प्रकार से बहुब्रीहि समास कहता है कि ना ही पहला और ना ही दूसरा, सीधे तीसरा इसमें प्रधान होगा। आगे चलिएगा दूसरा प्रश्न में, उपसर्ग किसे कहते हैं, उदाहरण दे। तो जो शब्दांश धातु के पहले जुड़ता है, ठीक है ना, जैसे परिभाषा में ही हम देखते हैं, परिभाषा में एक क्या लिखा हुआ है, परि लिखा हुआ है, तो परि उपसर्ग हो जाएगा और भाषा क्या हो जाएगा, एक अलग धातु हो जाएगा, एक अलग पद हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो उसी वही बताया जा रहा है कि जो शब्दांश धातु के पहले लग करके, जैसे परि लग रहा है ना यहाँ पर, तो लग करके उसके अर्थ में क्या कर रहा है, उसके अर्थ में कर रहा है विशेषता या उसको परिवर्तन कर रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है भाषा, ठीक है ना, भाषा लिखा हुआ है, तो इसमें लगा दिए हम परि, तो परिभाषा यानी कि उसको डिटेल में लिखो, भाषा को अब डिटेल में लिखो। उपसर्ग का सीधा मतलब यही होता है कि किसी भी पद में जुड़ करके उसका अर्थ में परिवर्तन कर देना, उसको हम उपसर्ग कहेंगे। ठीक है, उपसर्ग स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होते हैं, वे धातु के साथ मिलकर ही अर्थ देते हैं। मतलब उपसर्ग का अर्थ नहीं निकलता है, जैसे परि उपसर्ग है तो परि से कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। इसके बाद है अनु उपसर्ग, इसके बाद है यहाँ पर अप उपसर्ग, पर उपसर्ग। तो ये सब जो उपसर्ग है ना, इससे अर्थ नहीं निकलेगा बल्कि दूसरे के साथ में जुड़ेगा और उपसर्ग की परिभाषा बनाएगा, मतलब वहां पर उस शब्द की परिभाषा बनाएगा। जैसे हम देखते हैं प्रगच्छति, प्रगच्छति में प्रा का मतलब कुछ नहीं होता है, लेकिन प्रगच्छति में हम जब लगा देते हैं, मतलब गच्छति में जब हम प्रा लगा देते हैं तो ये हो जाएगा आगे जाता है। इसके बाद होता है आगच्छति, तो गच्छति में हम लगा देंगे आ का भी अर्थ नहीं निकल रहा है, इसमें गच्छति का अर्थ निकल रहा है। ठीक है ना, ठीक है ना, तो आगच्छति तो ये हो जाता है आता है। ठीक है, गच्छति मतलब होता है जाता है, आगच्छति लगा देंगे तो क्या होगा, आता है। तो पूरा अर्थ क्या हो रहा है, पूरा अर्थ ही बदल दे रहा है। जैसे गच्छति मतलब होता है जाता है, आ लगा देंगे तो होता है आता है। इसके बाद आगे भी दिया हुआ है विनश्यति, संगच्छते, उपविशति, तो इस प्रकार से दिया हुआ है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर है प्रमुख उपसर्ग कौन कौन है वो सुन लीजिएगा। प्रा है प्रा, अप, सम, अनु, अब, नी, निश, दुर, वी, आ, सु, उत, अभि, परि, प्रति, प्रति, परि, उप। ये टोटल उपसर्ग दिए हुए हैं, इतना आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उपसर्ग धातु के साथ अर्थ को स्पष्ट, विस्तृत या परिवर्तन करते हैं, इसीलिए संस्कृत भाषा में उनका अत्यंत महत्व है। इसीलिए इसका क्या है, महत्व है संस्कृत भाषा में, क्योंकि ये पूरा अर्थ में परिवर्तन कर देता है, जैसे यहाँ मैंने बताया आप सभी को। चलिए आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न, पंचतंत्र पर टिप्पणी लिखें। तो पंचतंत्र पर टिप्पणी लिखने के लिए हमें पंचतंत्र के बारे में लिख देना है। तो पंचतंत्र संस्कृत साहित्य का क्या है, एक अत्यंत प्रसिद्ध लोकप्रिय नीति कथा है, जिसके रचयिता विष्णु शर्मा है। मैंने आपको बताया ही है पंचतंत्र पर टिप्पणी, ऐसे आप याद भी कर लीजिएगा। इस ग्रंथ की रचना का उद्देश्य राजकुमारों को नीति, व्यवहार और जीवन कौशल को शिक्षा देना है, मतलब जीवन कौशल की शिक्षा देना है। इसमें टोटल 5 तंत्र है, इसीलिए बोला गया है पंचतंत्र। ठीक है ना, पंचतंत्र। पहला है मित्र भेद, मित्रलाभ, काकोलकियम, लब्ध पर्णाशय, अपरिचित कारकम, ये 5 दिया हुआ है। इन कथाओं में पशु पक्षियों के माध्यम से मानव जीवन की नीतियां, बुद्धिमत्ता, मित्रता, शत्रुता, सावधानी, विवेक का उपदेश दिया गया है। कथाएं सरल, रोचक और शिक्षाप्रद है, जिनमें पद गद पद दोनों इसमें क्या है, सुंदर समन्वय बताया गया है। ठीक है ना, इसमें किसकी कथा है, तो पशु पक्षी की। और इसमें क्या सिखाया जाता है, तो नीति, बुद्धिमत्ता, मित्रता, शत्रुता, सावधानी और विवेक का उपदेश दिया जाता है, बस। और पंचतंत्र का अनेक भारतीय मतलब भारतीय तथा विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है और बहुत ही ये लोकप्रिय है विश्व में। निष्कर्ष में हम लिखेंगे कि पंचतंत्र न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि ये व्यवहारिक बुद्धि के लिए भी अच्छा है। चौथा प्रश्न देखिएगा, वर्षा वर्णन पाठ के आधार पर वर्षा ऋतु का वर्णन कीजिए। तो वर्षा ऋतु के आधार मतलब वर्षा ऋतु का वर्णन करना है ना, तो ये प्रश्न मैंने आपको बता चुका है, फिर से सुन लीजिएगा। वर्षा का वास्तविक चित्रण करने वाला इस वर्षा वर्णन पाठ में इस ऋतु के कई उपदानों का निरूपण है, जैसे पर्वतीय नदी, बलाका, भ्रमर, वन के निर्झर, कमल, मेघ, कदम्ब, जम्बू फल अर्थात की जामुन और आम इत्यादि। ये सारे उपकरण पाठक को क्या बनाते हैं, अरण्य वन में सुदूर ग्राम के परिवेश में ले जाते हैं। अर्थात कि ये सब आप जब इमेजिंग कीजिएगा, ये सब आपके मन में आता है तो एक सुंदरता, एक सौंदर्य का
वर्णन आपके मन में आ जाता है, ठीक है ना, यानी पाठक यानी पढ़ने वाले के मन में, ठीक है। वर्षा में मयूरों का आनंद बढ़ जाता है, वे झूम झूम कर पंख फैलाकर नाचते हैं। वर्षा काल में संगीत की संपूर्ण सामग्री का निरूपण वन से ही होता है, जैसे संगीत में बीना की ध्वनि भ्रमर बजाते हैं, गुंजन से कंठ स्वर और ताल बंदरों की चिल्लाहट से होती है, तथा मृदंग का नाद मेघ गर्जन अर्थात कि बादल के चिल्लाने से होता है, मतलब बादल का गरजने से होता है, उत्पन्न होता है। वर्षा में वनों की झंझावट बिजलियों से हो जाती है, और इस प्रकार से पूरा जो एक संगीत में जो भी संपूर्ण रूप से सामग्री होता है, जितना भी इंस्ट्रूमेंट होता है ना, वो वन में ही मिल जाता है। और इस प्राकृतिक चमक की सच्ची छटा उभरती है, मतलब कि पूरे प्राकृतिक में ना जो सच्ची छटा है वो दिखती है, और हरे भरे पेड़ पौधे की मनमोहक छटा भी दिखती है। वर्षा ऋतु में पशु पक्षियों का जीवन भी उल्लास से भरा है। मोर मेघ गर्जन सुनकर पंख फैलाकर नृत्य करते हैं, मेढक टटरा कर ध्वनि से वातावरण को संगीतमय बना रहे हैं। बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की चमक से आकाश की शोभा बढ़ा रही है। गांव में और नगर में बच्चे वर्षा वाले पानी में, वर्षा वाले जल में खेल रहे हैं। इस प्रकार से वर्षा ऋतु न केवल सौंदर्य का वर्णन को बढ़ाता है, बल्कि संपूर्ण मानव जीवन के, संपूर्ण जीव जंतु के, जीव जगत के लिए एक जीवनदायिनी सिद्ध होता है। वर्षा वर्णन पाठ में वर्णित यह ऋतु प्रकृति की करुणा, सौंदर्य और शक्ति का सजीव चित्रण करता है। इस प्रकार से हम बना सकते हैं। पांचवा प्रश्न है, प्रधानाध्यापक के पास में ना आपको एक पत्र लिखना है। तो देखिए, पत्र लिखने वाला जो प्रश्न है वो पूछा नहीं जाता है। 2025 में पूछा गया था, उसके पहले 2022, 2023, 2024 में नहीं पूछा गया है। तो मैं बोलूँगा कि याद कीजिए, उतना ही याद कीजिए, मतलब सिर्फ हेल्प के लिए, ठीक है। तो छोटा सा एक लिख करके हम आपके लिए लाए हैं, जिसमें सबसे पहले सेवायाम यानी सेवा में है, श्रीमान प्रधानाचार्य, आपका विद्यालय का नाम, आपका विद्यालय का स्थान, ठीक है ना। विषय में लिख दीजिएगा आकस्मिक, जो भी यहाँ पर टॉपिक दिया हुआ है आकस्मिक अवकाश के लिए, तो आकस्मिक अवकाश के लिए यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। महोदय में सविनय निवेदनयामि यत् अहम, इस प्रकार से दे दीजिएगा, और इसको ना याद कर लीजिए, बहुत ही छोटा है। और अंत में हम लिखेंगे धन्यवाद, और इस प्रकार से चलिए ये आपको याद कर लेना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 में वाल्मीकि रामायण का परिचय देना है आप सभी को। वाल्मीकि रामायण का परिचय देना। वाल्मीकि रामायण भारतीय संस्कृत साहित्य का एक अत्यंत प्राचीन, प्रसिद्ध और महान महाकाव्य है। इसके रचयिता वाल्मीकि हैं, जिन्हें संस्कृत काव्य परंपरा में आदि कवि कहा जाता है। यह ग्रंथ न केवल एक ऐतिहासिक पौराणिक काव्य है, अपितु भारतीय संस्कृति, धर्म, नीति और जीवन दर्शन का अमूल्य कोश है, ठीक है ना। तो ये बताया गया है, आगे इसमें याद हम लोग करेंगे। ये आप लोग लिख लीजिएगा। रामायण का मुख्य कथानक भगवान श्री राम है, जो भी पात्र हैं उनके बारे में बताया गया इसमें। वाल्मीकि रामायण में 7 कांड है, जो कि बाल कांड है पहला, जिसमें श्री राम के जन्म, विश्वामित्र के यज्ञ रक्षण और सीता स्वयंवर का वर्णन है। इसके बाद है अयोध्या कांड, जिसमें राम का वनगमन होता है, भरत का त्याग और भ्रातृ प्रेम दर्शाया जाता है। तीसरा है अरण्य कांड, इसमें वनवास, ऋषि मुनियों का आश्रम जीवन और सीता हरण ये सब दिखाया जाता है। और चौथा है किष्किंधा कांड। तो किष्किंधा कांड में दिखाया जाता है, क्या जाता है, सुग्रीव मैत्री यानी भगवान राम और सुग्रीव का मिलन होता है, बाली वध होता है। इसके बाद वानर सेना का संगठन बनता है। सुंदर कांड में हनुमान जी लंका यात्रा पर सीता संदेश ये सब बताया गया है। और युद्ध कांड में रामन युद्ध और रामन वध का वर्णन मिलता है, जो कि रामायण में पढ़ने के लिए है। उत्तरकांड, जो कि 7वां कांड है, राम राज्य, लव कुश और राम के महाप्रस्थान का वर्णन मिलता है। तो इस प्रकार से 7 कांड में पूरा रामायण खत्म हो जाता है। इसके बाद का जो रामायण आप सभी कहीं भी पढ़ते हैं ना, वो इमेजिनिंग वाला है, मतलब उसमें सच्चाई को नहीं दर्शाया जाता है, वो सच भी नहीं है, ठीक है। बस इतना आप समझिए। इसके बाद इस महाकाव्य में 24,000 श्लोक हैं और छंद हैं। इसमें सरल भाषा में मतलब वर्णन किया गया है, जिसमें करुणा, वीर, भक्ति, शांत भक्ति और आदि रसों का उत्कृष्ट मिलन होता है, ये सब बताया गया है। बाकी इसमें धर्म, सत्य, करुणा, कर्तव्य, आदर्श जीवन का संदेश मिलता है हमें कि हमें आखिर कैसा जीवन जीना चाहिए। 7वां प्रश्न है राजा दिलीप के प्रशासनिक गुण।
और ये गुण ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद कर लीजिएगा। मैंने PYQ में भी इसे याद करवाया था और टॉप के सब्जेक्टिव प्रश्न जब आपको करवाया था ना तो उसमें भी इसको याद करवाया था। राजा दिलीप एक आदर्श एवं न्यायप्रिय शासक थे। वे छात्र धर्म की साक्षात मूर्ति माने जाते थे। उनकी शासन व्यवस्था में प्रजा स्वयं को सुरक्षित एवं सुखी अनुभव करती थी। वे प्रजा के लिए भय का कारण नहीं बल्कि वो स्नेहपूर्ण आश्रयदाता थे। राजा दिलीप कर तभी लेते थे जब उससे प्रजा का कल्याण होता था, मतलब कि कर लेते थे वह उसी के लिए जो मतलब उसी कर से ना उनको हेल्प करते थे, बस इतना समझिए। आगे सुनिएगा। वे सूर्य के समान थे। समुद्र से जल लेकर के जब सहस्त्र गुण वर्षा कराता है ना सूर्य, तो उसी प्रकार से राजा दिलीप जो थे वो प्रजा से कर लेकर के उन्हें वापस लौटा देते थे। उनका प्रत्येक कार्य दूरदर्शिता फल विचार से युक्त होता था। ज्ञान में मौन प्रिय थे और शक्ति में क्षमाशील थे, मतलब वो क्षमा भी करते थे। बुद्धि में शास्त्रों के ज्ञाता थे। इस प्रकार राजा दिलीप का प्रशासन न्याय, करुणा और लोक कल्याण पर आधारित था। और इसके लिए मतलब कि प्रशासनिक गुण के लिए एक श्लोक भी यहाँ पर दिया जाता है। प्रजानाम विनयाधानाद रचनाद भरणादपि, यानी कि शासक जो होता है ना वो प्रजा को शिक्षित भी करता है, विनयाधानाद सुरक्षित भी यानी रचनाद, और पोषित भी यानी कि भरणादपि करता है। वह वास्तव में पिता है, ना कि केवल जन्म देने वाला। सह पिता पितृश्चाम केवलम जन्म हेतवा, अर्थात कि वो केवल पिता नहीं, मतलब कि वो केवल जन्म देने वाला नहीं बल्कि वो वास्तव में पिता हैं जो कि सभी प्रजाओं को रक्षा करते हैं। और यहाँ से पूरा हमारा सब्जेक्टिव प्रश्न खत्म हो जाता है। इसमें जितना कुछ मैंने बताया है ना वो आपके 10 फरवरी के लिए था और 10 फरवरी के लिए ये इम्पोर्टेंट है, इसे याद कर जरूर जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।